उसको पहले आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके आप पोर्ट्रेट में आइए तो ही बेटर होगा। अदरवाइज आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो पोर्ट्रेट की, आप कितने भी वीडियोस देख लो, कितनी भी वर्कशॉप ज्वाइन कर लो, इट्स ऑफ नो यूज। ओके, कोई भी चीज़ का यूज़ तभी है जब आप प्रॉपर बेसिक स्टेप बाय स्टेप जाइए, तब जाके वो चीज़ हो पाती है। ठीक है, अब आती हैं टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन इट कम्स टू पोर्ट्रेट्स। आई थिंक आपको पता होगा, क्या कोई बता सकता है मुझे टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन इट कम्स टू स्केचिंग, या नॉर्मली अगर हम बात करें ड्राइंग, अब सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है। मैसेजेस में बताइए मुझे क्या है दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो डीएम मेंबर्स हैं उनको तो होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक सो। एम आई ऑडिबल? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? आई कांट सी मैसेजेस। हेलो, पता नहीं है क्या? क्वेश्चन रिपीट, या क्वेश्चन ये है हमारा कि कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, चाहे वो पोर्ट्रेट है, स्टिल लाइफ है, चाहे हम स्केचिंग कर रहे हैं, चाहे हम ड्राइंग कर रहे हैं, टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स या टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होते हैं जिससे हम अच्छे से किसी को भी स्केच कर सके, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो, इट डजेंट मैटर। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, कम ऑन फास्ट। यार डीएम मेंबर्स हो आप सभी? नहीं, टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, फंडामेंटल्स थोड़ा क्लोज हैं आप सभी, बट जो मैं चाहती हूँ वो नहीं आ रहा है। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, इसमें एक ही कवर हो रहा है, जैसे प्रपोर्शन और सिंप्लीफाई और सब्जेक्ट में तो एक ही कवर हुआ ना, सिंप्लीफिकेशन में भी प्रपोर्शन आ जाते हैं, तो वो कैसे हुआ? एंड मैं यहाँ स्केचिंग और दोनों की बात कर रही हूँ, ड्राइंग भी हो गया, स्केचिंग भी हो गया, आप चाहे कोई भी स्टाइल में बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, दो चीज़ें हमेशा रहती हैं हर जगह, सिंप्लीफिकेशन एंड वैल्यू, वेरी क्लोज। एक चीज़ बस चेंज करना है, ऑब्जर्व एंड पेशेंस, वैल्यूज। एक प्रॉपर आंसर कीजिए कोई भी, मैं बताऊं? वैल्यू एंड फंडामेंटल, फंडामेंटल में ही वैल्यू आती है, ओवरऑल मेजरमेंट्स, फिर वो सिंप्लीफिकेशन में आ गया। चलो मैं बता देती हूँ। तो जो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे, वो है, पहला है ड्राइंग एंड द सेकेंड इज वैल्यूज। किसी ने बहुत क्लोज आंसर दिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वैल्यूज एंड ड्राइंग, ठीक है। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है हमारे? ड्राइंग। अब ड्राइंग में देखिए सब कुछ आ जाता है, आपके प्रपोर्शन आ गया, एंगल्स की जजमेंट आ गई, ठीक है, एंगल्स आ गए, प्रपोर्शंस आ गए। मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगी बिकॉज ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है सेशन को। सो एंगल्स आ गए, प्रपोर्शंस आ गए, और क्या आ गया आप लोग का? सिंप्लीफिकेशन आ गया, सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं ड्राइंग में। लाइन क्वालिटी आ गई, क्योंकि स्केचिंग भी ड्राइंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। फिर आते हैं हमारी वैल्यूज। वैल्यूज में हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डार्क एंड लाइट, ठीक है। यार कितनी गंदी हैंड राइटिंग आ रही है। ओके, तो डार्क एंड लाइट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फिर वैल्यूज में ट्रांजिशन वगैरह आ जाता है हमारा, शेडिंग आ गया, सब कुछ मतलब उसी का पार्ट है। सारी चीज़ें ना जो भी आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो फिर कि लाइट एंड फॉर्म आ गया, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। और ये दो चीज़ें जब तक हैं आपके स्केचिंग में या आपके ड्राइंग में, तब तक आपका स्केचिंग ड्राइंग अच्छा होगा, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन इट कम्स टू स्केचिंग और ड्राइंग एनीथिंग। और खासकर अगर पोर्ट्रेट की बात करें तो ऑब्वियसली उसमें भी है, बिकॉज पोर्ट्रेट इज अ बिट डिफिकल्ट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट वही है कि थोड़ी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा लगती है। अब आता है कि हाउ टू सेलेक्ट रेफरेंस, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस तो चाहिए हमें, बनाना है अब। और गलती हम यही कर देते हैं अक्सर कि रेफरेंस ही गलत लेते हैं, कुछ भी रेफरेंस ले लेते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दिखाती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, कि किस टाइप के रेफरेंसेस आपको लेने हैं। ठीक है,
अब इस रेफरेंस में क्या चीज है जो इसको एक अच्छा सब्जेक्ट बनाती है या एक अच्छा रेफरेंस बनाती है, बताइए। इसमें ऐसा क्या है जो इसको इतना अच्छा बना रहा है? कलर्स वगैरह डिटेल्स वो सब आंसर मत दीजिएगा, ठीक है, वो अलाउड नहीं है। वन डायरेक्शन लाइट, हाँ, नाइस, क्लियर लाइट एंड शेड एरिया, या वेरी गुड, लाइट एंड फॉर्म, गुड गुड, वैल्यूज एंड लाइट फॉर्म, लाइट कम्स फ्रॉम वन साइड, ट्रू। हाँ, तो वही है, सही बताया आप सभी ने कि इसमें हमें प्रॉपरली, मतलब लाइट हमारी एक साइड से क्योंकि फॉल कर रही है, ठीक है, आई थिंक साइड लाइट ही यूज की गई है, तो लेकिन साइड लाइट है लेकिन स्टिल सॉफ्टर, तो फॉर्म लाइट भी, आई थिंक फॉर्म लाइट भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि हमें बीच में मिड वैल्यूज भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सॉफ्ट ट्रांजिशन है। साइड लाइट में क्या होता है, थोड़ा सा ना शार्प एजेस रहती हैं बहुत ज्यादा, तो ये थोड़ा बीच मिडल वाली है लाइटिंग। तो इसमें मेन चीज ये है कि हमारा जो डार्क एरिया होता है, यानी कि डार्क वैल्यू एरिया, ठीक है, डार्क वैल्यू, तो वो हमारा प्रॉपरली हमें दिख रहा है, शैडो फैमिली हमें प्रॉपरली दिख रही है। कहाँ है हमारी शैडो फैमिली? ये है हमारी शैडो फैमिली, राइट। पेंसिल से मैं टच कर रही हूँ तो वो हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ी शैडो पड़ रही है, राइट, एंड दिस होल पोर्शन इज कम्स अंडर द लाइट फैमिली, राइट। और ये आपको पता होगा जो डिवाइड करता है वो होता है टर्मिनेटर लाइन, ठीक है। ये सारी चीजें, बेसिक चीजें तो आपको पता ही होंगी, आई होप सो। किसी को है कोई जिसको नहीं पता है? एनीवन? सबको पता है? चलो, तो इसी टाइप के आपको प्रेफरेंसेस लेने चाहिए। शालिका, आपको नहीं पता है? शालिका, आप ड्राइंग मास्टरी में हैं? रिप्लाई फास्ट। चलिए, तो इस टाइप के और मैं कुछ और रेफरेंसेस आपको दिखाती जाती हूँ। तो इस टाइप के रेफरेंसेस में भी देखिए अच्छे से शैडो, और शैडो की ना एक प्रॉपर शेप भी दिख रहा है, अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ना कि सिर्फ हमें शैडो फैमिली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है दिख रही है, बट उसका जो शेप है वो भी दिख रहा है। अब ये थोड़ी सी एडवांस वाली चीज है कि शेप को ऑब्जर्व करना, ठीक है। हम शैडो तो देख लेते हैं, और ज्यादातर गलती क्या होती है कि हम उसके शेप को इग्नोर कर देते हैं, कि जो शैडो का शेप बन रहा है वो कैसा बन रहा है। यहाँ से ये शेप जा रहा है, फिर ये गया, ये मेन शेप को अगर हम देखेंगे आईज को स्क्विंट करके तो हमें ये कुछ मेन शेप दिखेंगे, ठीक है। अब इसमें भी काफी वेरिएशंस है, जैसे कि यहाँ पे लाइट एरिया है, वेरिएशंस तो रहते हैं, बट उन छोटे छोटे वेरिएशंस को आपको इग्नोर करना पड़ता है। वेरिएशंस मीन्स जो वैल्यू थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है, कहीं लाइट हो रहा है कहीं डार्क हो रहा है, उसको आपको इग्नोर करना है, स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है। वो चीज़ क्योंकि बाद ही में आएगी, आपको जितना हो सके वैल्यूज को भी सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें हम सिर्फ शेप्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस टाइप के अगर शेप्स आपको दिखते हैं किसी रेफरेंस में तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रेफरेंस होता है। दिस इज ऑल्सो अ गुड रेफरेंस, दिस इज ऑल्सो गुड रेफरेंस। ये हाँ, इसमें काफ़ी हार्श लाइट यूज़ की गई है, तो काफ़ी हमें थोड़ा शार्प एजेस भी दिख रही हैं। यहाँ पे ये शार्प एज है, एजेस भी काफ़ी एडवांस टॉपिक आ जाता है हमारा, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सॉफ्ट ट्रांजिशन हुआ है वैल्यूज का, अचानक से वैल्यू शिफ्ट नहीं हुई है। दिस मीन्स दैट हियर इज द सॉफ्ट एज, ठीक है। यहाँ पे भी सॉफ्ट एज है हमारी, बट यहाँ की अगर मैं बात करूँ और यहाँ पे, तो ये हमारी हार्ड एजेस हैं। तो एजेस का भी जब आप ध्यान रखते हो, इवन इन स्केचिंग, अब ये सारी चीज़ें थोड़ी एडवांस लेवल की हैं, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं ड्राइंग में बस शो करते हैं, बट आप ट्राई कर सकते हो इसको कि आप अपनी स्केचिंग में भी शो करो, ठीक है। और इसको शो करने के लिए बस आपको वैल्यूज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना, एंड वैल्यूज़ के ऊपर अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, तब आप इजिली इस पर कंट्रोल कर सकते हो। एजेस में भी ये भी काफ़ी अच्छा रेफरेंस है, एक बहुत अच्छा एंगल भी मिल रहा है हमें फेस का, पोर्ट्रेट का। बट ये भी है कि आपको इस टाइप की जो एंगल है ये थोड़ा ट्रिकी एंगल हो जाता है, क्योंकि हमारा फेस फोर शॉर्टनिंग में जा रहा है,
जो नीचे का पार्ट है वो फोर शॉर्टनिंग हो रहा है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। आई नो मैं कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बता रही हूँ आपको, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रेफरेंस है। मेन है लाइटिंग कितनी बेटर होती है, मतलब लाइटिंग कितनी कैसी, मतलब क्या मूड क्रिएट कर रही है, क्योंकि लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है पोर्ट्रेट की अगर हम बात करें स्पेशली। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो दीज आर ऑल वेरी। अब यहाँ से थोड़ी पेंटिंग स्टार्ट हो जाती है ओल्ड मास्टर्स की, एंड मेनली मैंने यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस भी सेंड किए थे, जो अपने स्केचेस सेंड किए थे, वो थे जॉन सिंगर सार्जेंट के मतलब मास्टर कॉपीज कह लीजिए, या एक स्टडी थी, वैल्यू स्टडी आप बोल सकते हो या स्केचिंग बोल सकते हो। बोलने को तो आप कुछ मतलब मल्टीपल नेम से बोल सकते हैं। मेन चीज़ ये है जॉन सिंगर सार्जेंट के वर्क्स में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने भी जो लाइटिंग का यूज़ है वो बहुत प्रॉपरली किया है, एंड वो बिग ब्रश स्ट्रोक्स में वर्क करते थे। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूं तो आपको सिर्फ ब्रश स्ट्रोक्स दिखेंगे। यहाँ पे उन्होंने कोई भी ब्लेंडिंग नहीं की है, नो ब्लेंडिंग, नो डिटेलिंग, नथिंग, कुछ है ही नहीं, बस ये शेप्स हैं। ठीक है, आप जितना भी मैं जितना भी इसको जूम कर लूँ, आपको देखिए रफ ब्रश स्ट्रोक्स भी दिखेंगे, ये पैच दिखेगा, ये रफ ब्रश स्ट्रोक्स है, ड्राई ब्रश इफेक्ट दिख रहा है आपको। बस ये रैंडम एब्स्ट्रैक्ट शेप्स हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट शेप्स मिलके क्या बनाते हैं, बहुत ही अच्छा मास्टरपीस। एंड ही इज पॉपुलरली नोन फॉर हिज पोर्ट्रेट ऑयल पेंटिंग्स। मेरे तो फेवरेट आर्टिस्ट हैं ये। सो इनकी और भी कुछ पेंटिंग्स हैं। यस डेफिनेटली, लाइक ब्रश वर्क मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। पहले रियलिस्टिक पसंद था, बट अब मुझे ज़्यादा ब्लेंडिंग करना ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि वो सब लोग करते हैं, मज़ा नहीं आती है। एला प्राइमा में हम जब वर्क करते हैं या ब्रश वर्क करते हैं, या थोड़ा रफनेस होती है, एक टेक्सचर में हम प्ले करते हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, यूनिक भी लगता है। हालांकि क्लासिकल जो रियलिज्म हम सीखते हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बिगनिंग लेवल के लिए। तो ये और कुछ वर्क्स हैं, ये एंडर्स जॉन है। एंडर्स जॉन आई मीन ये एंडर्स जॉन नहीं है, उनकी पेंटिंग है ये। ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे, मुझे उनका ब्रश वर्क भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये अगेन कुछ और वर्क्स हैं, ये जॉन सिंगर सार्जेंट के ही हैं मेजरली सारे वर्क्स। ओके, तो हम इनमें से कोई एक पेंटिंग का डेमो करेंगे आज के सेशन में, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब वैसे तो देखा जाए तो ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट ही लगता है मुझे इसमें, जो इवन हाइलाइट्स दिए गए हैं, मतलब सब कुछ नाप तोल के दिया गया है ऐसा लगता है। बट ये इतना लूज वर्क है, स्टिल इतना एक्यूरेट है, वही इसकी आई थिंक ब्यूटी है। तो लेट्स प्रोसीड। एंड वन मोर थिंग इज कि पोर्ट्रेट में ना जो 3/4 एंगल होता है, ये होता है हमारा 3/4 एंगल। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने मिलेगा अगर आप मास्टर्स ओल्ड मास्टर्स के वर्क्स देखेंगे, तो आपको ये वाला एंगल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो पेंटिंग्स हमें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं उनमें भी यही एंगल होता है मोस्टली, बिकॉज इट कैप्चर्स द इमोशन ऑफ द पोर्ट्रेट आई थिंक वेरी वेल। जो स्ट्रेट व्यू होता है पोर्ट्रेट का, उसमें उतना ज़्यादा आपको एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा जितना आपको 3/4 व्यू में देखने को मिलता है। एंड आई ऑल्सो पर्सनली लाइक दीज दिस एंगल द मोस्ट। सो अब हम बात करें अगर कि हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए पोर्ट्रेट्स में, तो आई होप सो कि आपको पता होगा ऑलरेडी दैट हमें सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो हम कुछ वर्क्स करेंगे सिंप्लीफिकेशन के थ्रू ही, हम वैल्यूज ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करेंगे कुछ पोर्ट्रेट्स का। और मैं अपना तरीका बताऊंगी कि मैं कैसे सिंप्लीफाई करती हूँ और मुझे क्या ज़्यादा बेटर लगता है व्हेन इट कम्स टू पोर्ट्रेट, एंड इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई इट। चलो इसी रेफरेंस से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, आप लोग रेडी रखिए, रेडी है ना सब, पेन वगैरह मेरे साथ ही फॉलो करिएगा आप सभी। तो पहले आई थिंक हमें थोड़ा सा वार्म अप कर लेना चाहिए, मैंने किया नहीं है तो मैं भी कर लेती हूँ बस कुछ लाइंस का। बहुत रफली कर रही हूँ मैं इसको भी।
थोड़ा फ्लो में बनाने की कोशिश कर रही हूँ और पेंसिल को लाइटली चलाने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज ये जो पेंसिल है वो थोड़ी डार्क है और डार्क पेंसिल्स को लाइटली चलाना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। अगर आपने ज़्यादा वर्क किया नहीं है डार्क पेंसिल्स के साथ या स्केचेस कम किए हैं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती है। वैसे तो सर्कल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें स्टिल बिकॉज मैं सिर्फ लाइंस का ही यूज़ करूँगी इसको पूरा कन्वर्ट करने में। तो बस मैं रैंडम स्ट्रोक्स दे के कुछ थोड़ा सा वार्म कर लेती हूँ हैंड को फ्री करने के लिए। अगर आपको सर्कल्स वगैरह भी जैसे आप यूज़ करते हो स्केचिंग में तो सर्कल्स की भी प्रैक्टिस करिए। मतलब जो वार्म अप भी होता है ना वो आप थोड़ा सोच समझ के कर सकते हो कि जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे है उस अकॉर्डिंग आप वार्म अप करो। कभी कभी क्या होता है कि हम बस वार्म अप कर तो लेते हैं बट उसके पीछे का रीज़न नहीं समझते हैं कि रीज़न क्या है। लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? लाइंस की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। सर्कल की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो स्केचिंग वगैरह में काम आता है। ड्राइंग जब आप करते हो फ्री हैंड ड्राइंग उसमें काम आता है। कर्व्स की इसलिए करते हैं क्योंकि गेस्चर्स वगैरह में काफ़ी हेल्प करता है एस कर सी कर। तो हर चीज़ के पीछे का रीज़न भी जानने की कोशिश करिए। चलो ठीक है काफ़ी हमारा वार्म अप हो गया। और स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल ऐसे में आपको दिख जाएगा अच्छे से या मैं ऐसे करूँ इसे? आई थिंक ऐसे ही सही है। दिस इज बेटर आई थिंक। ओके सब रेडी है ना? हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमें ऑब्जर्व करना है इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शंस। ठीक है सारी चीज़ें भूल जाना है कलर क्या है कितना सुंदर है डिटेलिंग ठीक है सब कुछ भूल के हम बस मार्किंग में यूजुअली और अब ऊपर वाली एरिया से स्टार्ट करती हूँ और फिर बाकी की लाइंस ऐड करती हूँ। इसको मैं आपको थोड़ा बता भी देती हूँ मैंने ये पहले से मार्क करके रखा था कि मेन चीज़ जो पोर्ट्रेट में आती है ना तो पहले तो आपको ये मार्किंग सही रखनी है। ये वाली जो मार्किंग्स होगी हमारी इसको आपको सही रखना है। रेफरेंस पिक यही है इसी को करेंगे ना अभी हम। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रही हूँ। आप स्क्रीन में देख के अभी करिए फिर आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आप फोन का यूज़ कर सकते हो। अभी आप स्क्रीन को देख के ही जितना आप बना पा रहे हो उतना करिएगा ठीक है। तो ये जो मार्किंग्स हैं जो हमारी हेयर लाइन को इंडिकेट करती है फिर हमारी आईब्रो लाइन को इंडिकेट करती है फिर हमारी नोज लाइन को इंडिकेट करती है और चिन लाइन को इंडिकेट करती है। तो ये हमारे मेन प्लेसमेंट्स हैं फेशियल फीचर्स के लिए। तो ये सबसे पहले हम मार्क करते हैं एंड मैं भी इसी तरीके से अप्रोच करती हूँ पोर्ट्रेट को कि मैं सबसे पहले मार्किंग्स देती हूँ। अब हर फेस रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है। रूल ऑफ थर्ड्स क्या कहता है कि ये जो तीनों डिस्टेंसेस होते हैं ना वो इक्वल होते हैं बट इट इज़ नॉट करेक्ट इन ऑल इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द पोर्ट्रेट्स। सो इट इज़ बेटर कि हम सिंप्लीफिकेशन इम्प्लीमेंट करें पोर्ट्रेट में rather than implementing rule of thirds because rule of third आप अगर एनीमे मतलब जो कैरेक्टर डिज़ाइन है या एनिमेशन आप करते हैं तो उसमें हेल्पफुल होता है। लूमीज भी उसमें आई थिंक ज़्यादा हेल्पफुल होता है बिकॉज लूमीज में भी रूल ऑफ थर्ड यूज़ होता है। सो इट्स रियली बेटर कि आप सिंप्लीफिकेशन करें। अगर आप थोड़ा रियलिस्टिक वर्क्स करना चाहते हैं या ब्रश वर्क या थोड़े स्केचिंग टाइप के वर्क्स आप करना चाहते हो रफ वर्क्स करना चाहते हो तो सिंप्लीफिकेशन ये बेस्ट है ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है ये भी मैंने पहले से करके रखा था कि आपको पोर्ट्रेट को पहले इस तरीके से विजुलाइज कर लेना है। पहले तो वो मार्किंग्स आप दोगे लेकिन मार्किंग देने के बाद कुछ इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करोगे ठीक है। जितना हो सके आप उतना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो लेकिन जो एंगल्स हैं जहाँ पे एंगल आ जाता है तो वहाँ पे आपको लाइन ब्रेक करनी होगी। ऐसा नहीं कि ये लाइन पूरी आपने एक्सटेंड करके यहाँ तक कर दी कि मैं तो पूरा सिंप्लीफाई करूँगा या मैंने यहाँ से लाइन लेके यहाँ तक एक्सटेंड कर दी तो वो नहीं। जहाँ पे एंगल बदल रहा है ड्रामेटिक चेंज हो रहा है मतलब एंगल में ज़्यादा चेंज हो रहा है फिर आपको लाइंस लेनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा ठीक है। छोटी लाइंस भी लेनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे स्केचेस ऑलरेडी कर रखे हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से अप्रोच किया था। ये सब मतलब जो मैंने आपको भेजा था उसको करने से पहले मैंने इस टाइप के पोर्ट्रेट्स काफ़ी किए हैं। पोर्ट्रेट से पहले मैंने स्टिल लाइफ किया था। ये भी है देखिए स्टिल लाइफ ये है सारी स्टिल लाइफ एनिमल्स पूरा मैंने मतलब चैलेंज किया था 30 डेज का और फिर 30 डेज तक पोर्ट्रेट्स भी किए थे। आधे इसमें आधे किसी और स्केचबुक में होंगे। तो इस तरीके से आपको
इतनी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले, वैल्यूज को ऐड करने से पहले। थोड़ा आप शेडिंग वगैरह इस तरीके से दे सकते हो, जो जैसे कि मैंने बताया शैडो एरिया होता है उसमें आप दे सकते हो। थोड़ी बहुत हैचिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आपको देना है, बनाने हैं स्केचेस, बहुत सारे बनाने हैं, ठीक है। थोड़ा सा बनाने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे आपको स्केचेस की प्रैक्टिस करनी है। एंड मैं रिकमेंड करूँगी आप 30 days तक करो इस टाइप के स्केचेस, और बाद में वो शेडिंग वगैरह जो मैं आपको इस डेमो में बताऊंगी वो आप बाद में करिएगा, अभी मत करिएगा, ठीक है। अभी से अगर आप ट्राई करोगे ना कि मैं बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट लूँ या शेडिंग अचानक से स्टार्ट कर दूँ, तो वो प्रैक्टिकल थिंग नहीं है। आपको थोड़ा रियलिस्टिक गोल्स रखने चाहिए जिससे आप एक्चुअल में ग्रो कर सको, और आप जिस लेवल में हो उसके अकॉर्डिंग भी आपको वर्क करना चाहिए। ये मत देखिए कि कौन किस लेवल में है, ठीक है। इससे तो कुछ होने नहीं वाला, सिर्फ हमारा टाइम ही वेस्ट होता है। सो आई एम स्टार्टिंग, एंड इसमें मैं कंपैरेटिव मेजरमेंट का यूज़ करती हूँ मोस्टली। मैं एग्जैक्टली वो सेम प्रपोर्शंस नहीं बनाऊंगी जैसे मेरे फ़ोन में दिख रहे हैं, वो मैं एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बनाऊंगी। मैं सिर्फ कंपेयर करूंगी, जैसे कि मैंने इसमें बना के रखा है कि कंपैरिजन में क्या दिख रहा है हमें, कि ये जो दो पोर्शंस हैं वो इक्वल है, बट ये वाला जो पोर्शन है हमारा वो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। कितना दिख रहा है ना आप सभी को, ये छोटा है और ये दोनों हमारे पोर्शंस बड़े हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पहले ये कंपेयर करेंगे अपने माइंड में कि ठीक है इतना इतना है, और फिर मैंने मार्किंग दी, ठीक है। ये सब ऑब्जर्व करने के बाद ऑब्जर्व किया और फिर हमने मार्किंग दी। अब मैं बहुत यहाँ पे पेंसिल को लाइटली यूज़ करूँगी, और जो हमने वार्म अप किया था वो हमारे यहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि हमारी लाइन सब थोड़ा फ्लो में बनेगी। तो इस तरीके से पहले मैं लाइट लाइंस देती हूँ, फिर उसी के ऊपर से एक फाइनल लाइन बनाती हूँ, बट स्टिल इट इज़ वेरी लाइट। शायद कैमरे में थोड़ी सी और डार्क दिखे, बट इन रियल इट्स लाइट। तो दो जो हमारे पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। दो जो हमारे पार्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं। अब ये जो लाइंस भी होती है ना, जो मार्किंग्स हम देते हैं वो फाइनल लाइंस नहीं होती हैं, इसमें हम चेंजेस करते जाते हैं एज वी मूव फॉरवर्ड इन आवर स्केच। जब हम शेडिंग वगैरह भी करते हैं तब भी हम चेंजेस करते रहते हैं। तो चेंजेस और करेक्शन चलता रहता है स्केचिंग में, क्योंकि हम यहाँ पे इरेजर का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम पेंसिल से ही करेक्शंस करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, और जो ऊपर वाले एरिया है वो थोड़ा हमारा छोटा है, ठीक है ना। तो इतना सबसे पहले आपको करना है, और थोड़ा सा रीचेक भी करते जाइएगा कि सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, ठीक है। वो रीचेकिंग हमेशा चलती रहेगी आपके माइंड में कि मैं जो बना रही हूँ वो सही है कि नहीं। अब यूजुअली मैं फोर हेड से ही स्टार्ट करती हूँ, तो मैं ये वाली लाइन ले रही हूँ, जैसा कि मैंने सिंप्लीफिकेशन में भी बताया था, ये वाले में ये वाली एक लाइन आएगी हमारी, फिर ये। अब ज़रूरी भी नहीं है कि सेम जैसा इसमें मैंने सिंप्लीफाई किया है वो फिर मैं ऐसे बना के भी करूँ। सिंप्लीफिकेशन बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, आपको जो भी सही लगता है या जो ज़्यादा अप्रोचेबल लगता है आप उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पहले फोरहेड में एक लाइन देंगे, and just trying to observe the angle। थोड़ा सा just let me, अब सही है, थोड़ा ब्राइट नहीं था। सो हमने पहले एंगल देखा, थोड़ा थोड़ा सा बस लैंडिंग लग रहा था मुझे ये। तो ये हमारी नोज लाइन है, ठीक है। तो नोज लाइन से देखिएगा आपकी एंगल चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसके थोड़े ऊपर से, तो नोज लाइन के थोड़े ऊपर से हमारा एंगल जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा चिन आ जाएगा, यहाँ पे जो है हमारी नोज रहेगी। सो बेसिकली आई एम जस्ट मार्किंग द फेशियल फीचर्स, और जो लाइन एंगल में है हम उस लाइन को एंगल में करेंगे, और जो लाइन स्ट्रेट है वो ऑब्वियसली स्ट्रेट होगी।
आई एम सीइंग इट एन अदर एंगल, सो मेरा शायद एंगल थोड़ा सा डिफरेंट जा सकता है, बट आप ट्राई करिएगा कि एंगल्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ और प्रोपोर्शंस ऑब्वियसली, तो वो जितना हो सके उतना करेक्ट करिए आप। एंड आप इसको वर्टिकल सेटअप में अगर बना सको, स्केचिंग कर सको तो ज़्यादा बेटर होता है। अभी मैं हॉरिजॉन्टल में कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल सेटअप में बिकॉज ऑफ द कैमरा, सो उसमें भी क्योंकि थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है हॉरिजॉन्टल में करने से, और मैं प्रेफर नहीं करती हूँ इस तरीके से। वर्टिकल में ही ज़्यादा बेटर होता है, उसमें हम ईजिली जज कर पाते हैं और सिंप्लीफाई भी कर पाते हैं। आई थिंक थोड़ा सा साइज बस छोटा हो गया है, बट आई होप इट्स विजिबल। एंड थोड़ा सा मैं बस लिप्स की मार्किंग करूँगी, और यहाँ पे उसके लिप्स एंड कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, बस ये इतना मार्क किया। फिर ये थोड़ा सा फोरहेड, एंड एज यू कैन सी कि मैंने सेफ एक्यूरेट प्रोपोर्शन ड्रॉ नहीं किया, मैं बस कंपैरेटिव मेजरमेंट का यूज़ करके ड्रॉ कर रही हूँ इसको। आई एम नॉट कॉपिंग द प्रोपोर्शंस, एंड क्योंकि मेरी हैबिट ही यही है इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ, मैं कॉपी नहीं करती हूँ स्केचिंग में। मेनली आई मोस्टली यूज़ कंपैरेटिव मेजरमेंट, क्योंकि उसमें आप किसी भी साइज़ का बना सकते हो। किसी का माइक आई थिंक ऑन है, कुछ पूछ रहे हैं आपको? हाँ जी, मैं कह रहा था कि आप थोड़ा सा कैमरा पीछे कर सकते हैं, ज़्यादा जूम दिख रहा है तो फोटो आधी दिख रही है। अब ठीक है? हाँ हाँ हाँ, इट्स ओके। ओके, हाँ अब ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके। सो ये कि आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग इट। और कोशिश करिएगा कि ये लाइंस जितनी लाइट हो सके आप उतना लाइट बनाइए। अभी तो खैर मैं आई थिंक 6 भी यूज़ कर रही हूँ आर्ट लाइन की, और जब आपको कॉन्फिडेंट फील हो तब आप थोड़ा उसको डार्क कर सकते हो लाइंस को, बट इनिशियली जब आप मार्किंग देते हो तो उसको थोड़ा सा लाइट रख सकते हो, ठीक है। और इस टाइप की स्केचेस आपको बहुत ज़्यादा करने हैं, ये वाले, विदाउट एडिंग एनी डिटेल्स और शैडो शेप्स और एनीथिंग एल्स। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वैल्यूज़ आप कर सकते हो आसानी से अगर आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी वैल्यूज़ की, और थोड़ा हैचिंग अगर आपको बनती होगी जैसे मैंने पहले बताया। अब ईयर हमारा कहाँ पे एंड हो रहा है वो भी हम देखेंगे कि ये हमारा थोड़ा नोज लाइन के थोड़ा ऊपर है, नोज लाइन हमारी यहाँ कुछ है, ईयर हमारा थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर नेक का पार्ट भी हम थोड़ा सा बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू इट इन ओवर हैंड ग्रिप, वो भी काफ़ी बेटर होगा, प्लस थोड़ा सा बड़ा साइज में आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओवर हैंड ग्रिप में फिर छोटे एरिया में वर्क करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जब आप करो तो इस तरीके से आप करिए। मेन थिंग इज़ कि आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो जितना अच्छा हो सके वो बेटर होगा। बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर नॉट यूजिंग एनी इरेजर, वी आर नॉट रेक्टिफाइंग इट अगेन एंड अगेन, ये बस एक क्विक स्केचिंग टाइप हम करते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि गलत होगा, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आप कुछ हद तक एक्यूरेसी की ओर जा सकते हो। सो ये बस नॉर्मली मैंने क्विकली इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई किया है। थोड़ा मुझे अभी भी इसमें दिख रहे हैं चेंजेस जो कि करेक्ट हो सकते हैं। हम अदर ये वाला रेफरेंस हो गया आपका कि मैं चेंज करूं? अभी आप फास्ट फास्ट कर सकते हो कि बस थोड़ा प्रोसेस को बस समझ जाइएगा, वो इम्पोर्टेंट है।
ये प्रोसेस क्या था वो आपने समझ लिया। मैंने मार्किंग दी फेशियल फीचर्स की, फिर फोरहेड से मैंने स्टार्ट करके एंगल्स दिए बड़े बड़े। ओके, क्योंकि हमें फिर वो डेमो भी करना है प्रॉपर वाला, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि ये हम 2-3 और करते हैं, फिर हम वो वाला करेंगे, ठीक है, पूरा जो जिसमें हम वैल्यूज देंगे, ठीक है। तब भी लेकिन देखिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आ जाती है जब हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। हालांकि अगर मैं फेस का ये वाला पार्ट देखूं, यहाँ वाला, तो ये कर्वी है ऑब्वियसली, ज़्यादा कर्वी है, तो यहाँ पे मैंने क्योंकि पूरी एक फुल लाइन ले ली है तो ये पार्ट ज़्यादा डिफरेंट दिख रहा है, और कुछ प्रपोर्शंस भी ऑब्वियसली डिफरेंट हैं। तो मेन थिंग इसकी थोड़ा जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं आ गया है, और जो फेस का एंगल था वो कम से कम सेम, मतलब वो सेम तो होना ही चाहिए, वो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है कि जो फेस का एंगल है वो आपका करेक्ट हो। ये ना हो कि आपका फेस का एंगल बना ये है, बन कुछ और गया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रेफरेंस। ओके, अगेन इसमें ओके अब सही है। लाइटिंग लो कैसे होगी? लाइटिंग लो ही है क्या? कैमरे में मुझे दिख रहा है कि लो हो गई है बहुत। वेट अ मिनट, मैं लाइटिंग 2 मिनट में बस सही होती है। अभी भी ऐसे दिख रहा है। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, पता नहीं अचानक से क्या शिफ्ट हो गया, कुछ कैमरे का है आई थिंक इशू। इतना ऊपर सुनो, ठीक है। तो अब हम अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। मार्किंग, हेयर लाइन, देन आईब्रो लाइन। अब मैं थोड़ा सा कंपेयर भी करती जाती हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो आई थिंक नोज, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है हमारा आईब्रो लाइन से लेके नोज लाइन तक, है ना। और ये दोनों डिस्टेंस जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि आईब्रो लाइन से लेके नोज लाइन तक, नोज लाइन से लेके हमारा चिन लाइन तक ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस है। और जो हमारी ये फोरहेड वाला है वो थोड़ा सा बस कम है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और ये जो जजमेंट है वो प्रैक्टिस के साथ ही स्ट्रॉन्ग होती है ऑब्वियसली। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करते रहोगे ये चीज़ की डिस्टेंस क्या है, मतलब आपको कोई भी चेहरा दिख रहा है ना, पहले तो यही देखिए डिस्टेंस का क्या है कंपैरिजन, क्योंकि ये आपके पोर्ट्रेट को काफ़ी हद तक सही बना सकता है। पर अगेन मैं फोरहेड से ही स्टार्ट करूँगी, इसका एंगल थोड़ा टिल्टेड है, ठीक है। एंड देन ये हमारा पूरा एक लाइन में जा रहा है। आप सभी ने इस टाइप से स्केचिंग की है पोर्ट्रेट की पहले? अगर की है तो बताइए। आई थिंक अगर की है तो आप आसानी से कर लोगे जो हम आज करने वाले हैं। ओके, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। तो सबसे पहले आप ये फोकस कर सकते हो कि जो आउटर हमारा शेप आ रहा है फेस का, वो उसको पहले बनाइए आप, फिर आप फेशियल फीचर्स में जाइए। अभी मैंने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, तो मैं कभी कभी मैं जब नॉर्मली बनाती हूँ ना तो मैं डायरेक्टली छोटी छोटी लाइन्स ही बनाने लगती हूँ, डायरेक्ट शेडिंग भी स्टार्ट कर देती हूँ, बिकॉज वो हैबिट हो गई है, अब तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। बट जब आप करो तो आप वैसे ही करना कि पहले बड़ी लाइंस को कवर करके फिर छोटी छोटी लाइंस में सिंप्लीफाई करना, ठीक है। ये थोड़ा और नीचे तक जाएगा, फिर मैंने एक्सटेंड किया। बस आपको ये देखते रहना है कि किसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है,
अगर ये मैं लाइन एक्सटेंड कर रही हूँ तो ये इसके कंपेरिजन में कहाँ तक लेंथ आ रही है, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में हमेशा चलती रहेगी। ये अगर मैं इस तरीके से कर रही हूँ तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये कैसा एंगल बन रहा है, यहाँ से कैसे एंगल बन रहा है, सब कुछ आपके माइंड में चलता रहता है। और एक टाइम पे आपकी आपकी हैबिट ही ऐसी हो जाती है कि आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि ये एंगल ऐसा है वैसा है। आपके हाथ में इतनी मसल मेमोरी हो जाती है ना कि ऑटोमेटिकली आप काफ़ी अच्छा बना लेते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट प्रपोर्शंस। अब यहाँ पे जो ये बन रहा है ये सब इग्नोर करना है आपको, ठीक है। ये जो टर्न आया है हेयर का, यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने लगोगे ज़्यादा तो वो कुछ मैटर नहीं करते, क्योंकि हेयर्स वगैरह ना उतना आपका मैटर नहीं करेंगे पोर्ट्रेट में। मेन ध्यान दीजिएगा कि जो फेस का शेप है, फेस के शेप के बाद हमारा जो फेशियल फीचर्स आते हैं उसके एंगल वगैरह, उसकी प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हेयर्स एंड अदर पार्ट्स। तो उस पर ज़्यादा फोकस दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि इग्नोर कर देना है टोटली, बट टाइम अगर आप कम दे रहे हो स्केचिंग में तो जितना भी टाइम आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो फिर उसका, उस हिसाब से आपको फिर टाइम इसमें ज़्यादा देना है फेस वाले पार्ट में। आप चाहो तो यहाँ से एक लाइन अलाइनमेंट के लिए भी कर सकते हो, यानी कि जो हमारा फेस है वो कुछ इस तरीके से अलाइंड है, यहाँ से एक सेंटर लाइन हम मान सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ से हमारी एक सेंटर लाइन जा रही है और ये हमारा आईब्रो का एंगल है एक, ठीक है। ये हमारा नोज़ थोड़ी बाहर जा रही है तो हम ऐसे बाहर बना सकते हैं नोज़ को, ठीक है। और अब इसमें ये मत देखिएगा कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है। ये बस हमारा क्योंकि बेस है, इसको सुंदर दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। सुंदर दिखाने की बजाय कितना हम सही कर सकते हैं प्लेसमेंट को और एंगल्स को, उसमें आपका फोकस होना चाहिए। और लाइंस जो है वो थोड़ी क्लीन रखने की कोशिश करिए, बस इतना सुंदरता के लिए बस हम इतना कर सकते हैं कि जो लाइंस हैं वो थोड़ा हम क्लीन रखने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा हम डार्क कर दें या थिक लाइंस बना दें हर कहीं, वो बाद में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आप वैल्यूज़ ऐड करोगे। और नॉर्मली अगर आप स्केचिंग कर रहे हो तो भी उसका फिर कोई यूज़ नहीं है लाइन क्वालिटी में, क्योंकि वो फिर इफेक्ट डालेगा। तो आपको ऐसे ही करना है कि लाइन की क्वालिटी मेंटेन करके चलना है एंड लाइट लाइंस बनानी है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा बहुत हमारा जो फैमिलियरिटी है वो भी आ जाती है पोर्ट्रेट की। एटलीस्ट लग तो रहा है कि मतलब मैंने इसी का बनाया है सिंप्लीफिकेशन, दूसरे पोर्ट्रेट का सिंप्लीफिकेशन नहीं लग रहा है ये। डाउट्स वगैरह आप नोट डाउन कर सकते हो, और जो भी मैं पॉइंटर्स बता रही हूँ वो आपको बाद में अगर प्रॉब्लम होगी तो आप उसको रेफर कर सकते हो। ये मैंने एक शैडो शेप भी बना दिया, आप चाहो तो शैडो शेप भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे ये है हमारा शैडो शेप। अब शैडो शेप को बहुत हल्के से करिएगा, इसको ज़्यादा हमें डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो पूरे स्ट्रक्चर को भी बिगाड़ सकता है। तो बस हल्के हल्के से हमने दे दिया, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और शेडिंग जैसे मैंने बताया, थोड़ा बहुत हैचिंग
कर सकते हो आप हल्के हाथ से। जहाँ-जहाँ आपको जब आप स्क्विंट करोगे और जहाँ-जहाँ आपको डार्क दिखे, सबसे ज़्यादा डार्क दिखे, वहाँ-वहाँ बस कर दीजिए, ठीक है? और ये चीज़ भी आपको अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ये शैडो वाली चीज़। कोशिश करिएगा कि जितना भी आप कर रहे हो वो थोड़ा अच्छा ही बने, मतलब जो भी स्टेज में आप स्केचिंग स्टार्ट करो पोर्ट्रेट की, जैसे किसी की स्किल हो सकता है बहुत अच्छी हो ऑलरेडी अभी, तो वो ट्राई कर सकते हैं वैल्यू ऐड करने से ही, वो शेडिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप प्रपोर्शन में स्ट्रगल करते हो, अगर आप सिंप्लीफाई में स्ट्रगल करते हो, अगर आपकी लाइंस गड़बड़ बढ़ रही है, तो फिर आपको जैसे कि मैंने बताया स्टिल लाइफ करनी पड़ेगी, और स्टिल लाइफ के बाद आपको पोर्ट्रेट करना है तो आप सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करोगे, दैट्स इट। कोई शेडिंग नहीं, कुछ नहीं, वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ाइए। और अगर जो भी एंगल आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप ईजी एंगल्स ले सकते हो। आई थिंक साइड एंगल बहुत ईजी होता है, जैसे इस टाइप का भी एंगल ये काफ़ी ईजी पड़ जाता है स्टार्टिंग में। मुझे पर्सनली ईजी लगता है, आई डोंट नो, डिफ़र कर सकता है भी डिफ़िकल्टी। वेट अ मिनट, आई थिंक कॉल आया कोई। ओके, सो हम दूसरा रेफरेंस लें या फिर हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा डेमो है वो बता दीजिएगा। ये वाला अगर क्लियर है तो फिर ज़रूरत नहीं है करने की, आप लोग क्योंकि ये कर लोगे फिर। ये आई थिंक लिप्स थोड़े ऊपर जाएंगे, नोज में बार बार कॉल आ रहा है। ओके, वेट अ मिनट, मैं इसको स्विच ऑफ कर रही हूँ। आई थिंक कोई एप्लीकेशन की वजह से ये हो रहा है। तब तक आप मुझे चैट सेक्शन में बताइए कि हम मूव करें डेमो में, कि मैं इसका एक और बताऊँ आपको। क्लियर है सबका? पूरा रेफरेंस दिखेगा? यस, करेक्ट, क्लियर क्लियर, सबका क्लियर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए तो मैं पेंटिंग लूँगी, ठीक है? जो पेंटिंग्स मैंने आपको दिखाई थी उसी में से हम एक पेंटिंग लेंगे और उसी को हम स्टडी करेंगे। तो आई थिंक हम ये वाला पोर्ट्रेट ले सकते हैं क्योंकि इसमें ब्रश वर्क वगैरह काफ़ी अच्छे से है। थिंक दिस विल बी गुड। ठीक है, सेम प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन वाला, तो आप लोग पहले ऑब्जर्व कर लीजिए अच्छे से, ठीक है? क्या है ऑब्जर्वेशन में? सबसे पहली चीज़ तो ये दिख रही है कि जो फोरहेड वाला पार्ट है वो काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू हमारे आईब्रो लाइन से लेके नोज लाइन वाले डिस्टेंस से और नोज लाइन से लेके चिन लाइन के डिस्टेंस से। अब चिन यहाँ पे डबल चिन है, तो पहले आप ये वाला चिन बस देखिए जो ऊपर वाला है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है वो सेपरेटली हम मार्क कर देंगे, ठीक है? आप बस ये वाला डिस्टेंस देखिए कि अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर है। यस, ऑलमोस्ट सिमिलर है क्योंकि ये नोज यहाँ पे हमारी अगर एंड हो रही है मान लीजिए, तो सिमिलर ही है, ठीक है? ये दोनों डिस्टेंसेस सिमिलर है, ये वाला डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है। अब वो कितना ज़्यादा है वो आप ऑब्जर्वेशन जितनी आपकी स्ट्रांग होगी तो उस हिसाब से आप अच्छे से बना पाओगे। इसमें मैं लाइंस को और लाइट रखने की कोशिश करूँगी।
आई होप आपको लाइंस दिख रही होंगी, बट अगर मैं लाइंस लाइट नहीं रखूंगी ना तो वो फिर शेडिंग में दिक्कत डाल सकती हैं, इसलिए फिर अब हमारा ये नोज लाइन वाला आएगा। और ये जो मार्किंग्स है, एज आई सेड, कि हम बाद में इसमें चेंजेस भी करते जाएंगे, कुछ कुछ माइनर चेंजेस, लेकिन ट्राई हमें ज़रूर करना है कि 100% सही हो सके। ठीक है, तो ये है। तो हमने ये जो मार्किंग्स दी वो ऑलमोस्ट हमारी सेम ही है। ठीक है, और फिर ये भी मार्किंग में दे ही देती हूँ। ये ऑलमोस्ट आई थिंक इसका हाफ तो नहीं बोलना चाहिए, हाफ से भी कम है ये वाला डिस्टेंस। तो ये कुछ आई थिंक इतना होगा। ठीक है, अभी क्विकली क्विकली मैंने जज किया तो इतना मुझे समझ में आया, उस हिसाब से मैंने मार्किंग दी। आप चाहो तो और ज़्यादा टाइम दे सकते हो मार्किंग में, और ये जो मार्किंग मैंने दी फिर मैं रीचेक भी करूँगी उसको। रीचेक कैसे? अब ये नहीं कि मेजर करने लगे ऐसे ऐसे, ये सब नहीं चलेगा। आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है, कि सोचना है माइंड में इतना है इतना है इतना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करिए। ये पेंसिल मेजरमेंट वाली आदत जो है ना, वो बहुत कहीं ना कहीं हमें लिमिट कर देती है और हम उसी में अटक जाते हैं। तो इट्स बेटर कि हम शुरू से ही ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग ले करके चलें, ऐसा मुझे लगता है। लाइफ जब हम स्टडी करते हैं लॉन्ग आवर, तो उसमें हम ज़रूर कर सकते हैं वो चीज़ की पेंसिल मेजरमेंट से। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, ये वाला फोर हेड वाला पार्ट। ये हिल क्यों जाता है भाई? ठीक है, तो ये वाला पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। मुझे यही वाला साइड बहुत पसंद है, तो यहीं से करते हैं। यहाँ पे फिर मैं एंगल का ध्यान रखूँगी कि एंगल क्या है, थोड़ा सा बस स्लैंटिंग है। ठीक है, और फिर आता है हमारा, इसको मैं बहुत लाइटली लाइटली करूँगी और सारी चीज़ को। ठीक है, फिर ये वाला मैं पार्ट ले रही हूँ, फोरहेड वाला ही। तो ये हमारा गया है कुछ इस एंगल में, और फिर यहाँ से हम इसको स्ट्रेट ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एंगल्स हैं, बट मैं इसको स्ट्रेट ले रही हूँ फ़िलहाल के लिए, बिकॉज फिर हम बहुत डिटेल में चले जाएंगे। तो कोशिश यही करेंगे कि बड़ी बड़ी लाइंस लें पहले, और ओवरऑल हम देखें तो वो फेस काफ़ी एलोंगेटेड शेप में है, ओवल शेप में है। तो वो शेप भी हम थोड़ा माइंड में लेके चलेंगे कि ओके, फेस हमारा कहीं वाइट तो नहीं हो रहा है। मोस्ट केसेस में आई थिंक मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत फेस की है कि ज़्यादातर मिस्टेक जो है वो विद में या हाइट में ही होती है, और वही सबसे इम्पोर्टेंट भी है। तो कहीं ना कहीं हमें उसको ही लेकर चलना है कि वो कितना हम सही कर सकते हैं उसके हिसाब से। मैं हेयर्स भी बना देती हूँ थोड़ा, क्योंकि हेयर से थोड़ा स्ट्रक्चर में भी हेल्प मिलेगी। तो हेयर्स के लिए भी थोड़ी हम लाइन दे देते हैं। इससे मतलब ये समझ में आ जाता है कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे फेस का वो सही है कि नहीं, तो एक फ्रेम मिल जाता है कहीं ना कहीं हेयर्स की लाइन देने से। और हम फिर थोड़ा चेक भी कर सकते हैं कि ठीक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर अलग दिख रहा है तो कहीं ना कहीं शायद मिस्टेक हो रही है। अब ऑब्वियसली ये स्केच है, तो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बनने वाला। तो हम बस ये ट्राई करेंगे कि एक फील जो है वो आ सके, फील। ठीक है, स्केचिंग में फील इम्पोर्टेंट है, तो हम उसी पे बस ध्यान देंगे। अब मैं थोड़ा ईयर भी मार्क कर देती हूँ। ये थी हमारी आईब्रो लाइन। आई थिंक आईब्रो लाइन थोड़ी सी और ऊपर ही जाएगी। यहाँ पे होगा, तो आई थिंक ये कुछ इतना जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ छोटी लाइंस भी ऐड कर रही हूँ, बिकॉज क्योंकि हमें इसको शेड करना है, तो उस हिसाब से सिंप्लीफिकेशन भी होगा। अगर बहुत ज़्यादा मैं बड़ी बड़ी लाइंस में ही कन्वर्ट करके चलूँगी या उसको डार्क कर दूँगी, तो फिर वो, अब ये भी दिख रहा है कि नोज़ लाइन की ऑलमोस्ट इक्वल है, तो
तो ये थोड़ा और नीचे जाएगा और नोज लाइन की इक्वल में आएगा। तो आई थिंक ये यहाँ से थोड़ा शॉर्ट होगा कि ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि चेंजेस ना यहीं पे ऐसे हम करते रहते हैं कि सही दिख रहा है कि नहीं, सही दिख रहा है कि नहीं, और चेंजेस हम करते जाते हैं, ठीक है। इस हिसाब से होता है। टाइमिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, बट हम कंटिन्यू करेंगे सेशन को। अगर ये सेशन बीच में कटता है, मान लीजिए वैसे कटेगा तो नहीं, तो मैं इसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन करिएगा, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश कर रही थी मैं कि 1 घंटे में हो जाए, बट कहीं ना कहीं लग रहा था कि 1 घंटे में नहीं कवर अप हो पाएगा, क्योंकि फिर अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी बता दूं तो कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं। अब यहाँ पे ये लाइन शायद आपको ना दिख रही हो, ये एक लाइन है, ठीक है। इसके लिए एक लाइन हम बना देते हैं, हल्की सी बस। और यहाँ से एक लाइन ये वाला, ठीक है। और फिर ये हमारी नेक वाली लाइन, ये वाली। आई थिंक ये थोड़ा छोटा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, डबल चिन जो है हमारा। तो ये छोटे छोटे करेक्शंस हमें करते रहने हैं, ठीक है। ये वाला जो ईयर है वो भी लगभग, हाँ, यहीं पे एंड हो रहा है। थोड़ा सा बस कॉलर का पार्ट में हल्का सा बस बनाऊंगी, क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर देने के लिए हल्का फुल्का। एंड मैंने थोड़ा पेंसिल को दूर से ही पकड़ा है ताकि लाइट लाइंस बन सके। और ये वाला पार्ट आप ओवर एंड ग्रिप से करोगे ना तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है, जजमेंट में आसानी होगी। मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है हालांकि, क्योंकि मैं अभी वर्ड हॉरिजॉन्टल सेटअप में बना रही हूँ, तो एंगल्स को जज कर पाना इस वाली सिचुएशन में डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस करो तो आप वर्टिकल में ही करिएगा। अब हम थोड़ा आईज का देखेंगे। अब मैं अगर ओवरऑल शेप की बात करूँ तो आईज हमारी ये ऐसे ले सकते हैं हम, एक लाइन हमारी ये नोज़ की गई, फिर हम नोज़ को यहाँ पे एंड करके मार्क कर देंगे, फिर हम थोड़ी सी मस्टैक का भी शेप दे देंगे, क्योंकि वो कैरेक्टर में काफ़ी, मतलब जो स्ट्रक्चर है फेस का उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो जो जो हमारा स्ट्रक्चर में हेल्प करेगा वो हम ड्रॉ कर सकते हैं अभी, और उसको मतलब सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में ही ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से ये जो शेप आ रहा है, तो यहाँ पे पूरा शेडो है, ये वेरिएशन ज़रूर दिख रहे हैं बट पूरा ये हमारा शेडो में ही आएगा। ये यहाँ पे बस थोड़ा लाइट है, बाकी पूरा हमारा शेडो में आएगा। तो अभी हम उसको ऊपर ऊपर से देख के करेंगे। थोड़ा सा मैं अलाइनमेंट भी दे देती हूँ, हल्की सी बस, ठीक है। ये बस मैंने हल्की सी अलाइनमेंट दी थी। अलाइनमेंट आप हल्की सी ही दीजिएगा, अगर बहुत डार्क लाइन यहाँ पे बीच में बना दोगे तो आप खुद सोच सकते हो अजीब सा दिखेगा कि बीच में लाइन जा रही है, शो अच्छा अच्छा नहीं दिखेगा वो। तो ये नोज हमारी यहाँ कुछ एंड होगी, ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ कहीं पे। थोड़ा सा ये आइस की एंडिंग देख रही हूँ मैं, यहाँ कहीं पे हल्के से बस मार्किंग दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला नोज भी देख रही हूँ मैं, ये ऊपर कहीं पे ऐसे एंड होगी। ऐसा कुछ शेप रहेगा, और ये वाला जो स्ट्रोक गया है उसके लिए हम एक लाइन बस दे सकते हैं छोटी सी फिलहाल के लिए, ठीक है।
और जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको आप मतलब मेरी आदत है कि मैं ऐसे करके इरेज टाइप का कर देती हूँ बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी इरेजर, सो आई जस्ट ब्लर इट आउट बाय यूजिंग माई फिंगर। बट आपका फिंगर क्लीन होना चाहिए, बस ये याद रखिएगा। कुछ भी मत कर दीजिएगा वरना गया स्केच आपका। थोड़ा सा बस हम मिस्टेक का देंगे शेप। अब देखिए आपको खुद फील होगा कि कैरेक्टर कहीं ना कहीं आने लगा है स्केच में। मिस्टेक से काफ़ी डिफरेंस आएगा क्योंकि इसका मेन जो फील ला रहा है ना वो मिस्टेक कहीं ना कहीं ला रहा है। तो जैसे ही मैंने ऐड किया तो वो एक कैरेक्टर आ गया। अब यहाँ से भी एक शेप मिल रहा है जो कि स्ट्रक्चर में बहुत हेल्प करेगा। दैट इज़ वाई आई एम ड्राइंग लाइन्स टू रिप्रेजेंट द शेप ऑफ दिस। ये शेप दिख रही हूँ मैं, ठीक है। इसमें भी अभी बहुत करेक्शंस होंगे, मतलब जब हम शेड करते जाएंगे ना तो अपने आप करेक्शंस होते जाएंगे। यहाँ से ये गई शेडो हमारे ऊपर, ये हल्का हल्का लाइंस दी हो मैंने। अभी तो ठीक ही लग रहे हैं प्रोपोर्शंस, हालांकि मिस्टेक्स होंगी। मैं ना इस एंगल से देख रही हूँ स्केच को तो थोड़े माइनर चेंजेस हो सकते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग को लगे ना कि कहीं है मिस्टेक तो वो आप अपने स्केच में करेक्ट करिएगा। मैं जिस एंगल से देख रही हूँ मुझे ठीक लग रहा है। थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं। हाँ अभी तक तो आई थिंक ठीक ही जा रहा है। ये वाले स्केच में ना और थोड़ा टाइम आपको लेना चाहिए, बहुत क्विकली मत बनाइएगा इसको, क्योंकि ये मास्टर वर्क की कॉपी कर रहे हो आप। और अगर ये फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो समझने में टाइम लग सकता है आपको कि आईब्रो एंड कहाँ हो रही है, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रॉपर शेप नहीं है आईब्रो का, है ना। देखा जाए तो आईब्रो यहाँ पे थोड़ी सी बनी हुई है, फिर यहाँ पे शेडो आ गई तो पता ही नहीं चला शेडो मतलब आईब्रो गई कहाँ, क्या हुआ। तो इसमें बस आपको बड़े बड़े शेप दिखने हैं। जैसे मुझे एक शेप दिख रहा है इस तरीके का, एक ये लाइन, 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 तो मैं वो शेप बना रही हूँ। बिग शेप्स देखना है सबसे पहले आपको, फिर ही डिटेलिंग को ऐड करना है। शेप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। शेप्स को आप जितना देखो, खासकर ये सार्जेंट के वर्क में शेप्स का ही खेल है। चाहे वो ब्रश स्ट्रोक की बात हो, चाहे वैल्यूज़ की बात हो, उन्होंने शेप्स का यूज़ किया है, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, रैंडम शेप्स। तो वो चीज़ है। ये वाला मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा और ऊपर होगा। अब इसमें देख सकते हो आप कि बहुत सारी छोटी छोटी लाइन्स भी मैंने यूज़ की हैं, और मैंने डार्क नहीं किया है लाइन्स को, रफली बनाया है। कहीं कहीं पे करेक्शंस भी किए हैं, यहाँ पे। तो वो करेक्शंस भी इसलिए हो पाए क्योंकि मैंने लाइंस को लाइट रखा था। अगर मैं डार्क शुरू से बना देती तो वो करेक्शन नहीं हो पाता और सही से नहीं बन पाता। अब मैं कुछ और शेप्स को ऐड कर रही हूँ, जो छोटे शेप्स, जो इम्पोर्टेंट शेप्स हैं शैडो की मेनली, उसको मैं देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। और तो ये जो हेयर का एक शेप है वो मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रोक दिख रहा है, उसके लिए मैं एक लाइन दे रही हूँ, ये वाला स्ट्रोक। और क्योंकि स्ट्रोक्स का ही खेल है तो वो देखना पड़ेगा। हाँ एक चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे कि आई जो है ये वाली, वो कुछ गलत है, वो हमारी इस साइड होनी चाहिए थोड़ी। तो मैं इसको इसी में करेक्ट करूँगी विदाउट यूजिंग इरेजर, कि थोड़ा ना यहीं से होगा। एंड आई विल ब्लर आउट दिस, ठीक है। ये प्रोसेस खैर मैं ये बिल्कुल रॉ प्रोसेस है, मैं यही फॉलो करती हूँ जब नॉर्मली मैं स्केचिंग करती हूँ। तो उसमें करेक्शंस करते रहते हैं और फिर हमारा स्केच फाइनली बन पाता है। यहाँ पे भी एक शेप देखने को मिल रहा है हमें कहीं ना कहीं, ये पूरा शेडो में आ रहा है। तो ये एक लाइन जा रही है यहाँ से,
और आप सबको भी ये सारी चीज़ दिख रही हैं जो मुझे दिख रही है कि यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये शेप है, दिख रहा है? मैसेजेस में बताइए। यस, सभी को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना आप सभी? किसी को मुश्किल जा रही है तो बताइएगा, सच सच बताइएगा, ठीक है? क्योंकि फिर आईज को स्क्विंट आप करोगे ना तो इजीली दिख जाएंगे ये शेप जो है बड़े बड़े। फिर हम थोड़ा ईयर में यहाँ पे एक स्ट्रोक है वो दे देंगे, ठीक है? कुछ न्यू लग रहा है क्या आप लोग को इसमें? मतलब जो आप अभी अभी तक जितना मैंने बताया था उसमें आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन जानने को मिली, या आप ये सब पहले पता था, मतलब सब कुछ आपको पता था पहले से? मेरे ब्रश स्ट्रोक्स वाला जो मैंने बताया आपको वो शायद थोड़ा न्यू लगा होगा। और एक और चीज़ भी आती है, जैसे हर लाइन का ना एक प्रॉपर डायरेक्शन है, जैसे एक हर लाइन का नहीं, हर स्ट्रोक का। इस स्ट्रोक की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में ना करके मैं ऐसे ऐसे बनाती, ऐसे ऐसे बनाऊँ स्ट्रोक को, ऐसे ऐसे ना बना के, मतलब ये सही तरीका है क्योंकि ये एक फ्लो में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं स्ट्रोक्स हमारे। लेकिन मैं अगर ऐसे ऐसे कर दूँ तो ये हमारा सही नहीं आएगा, ठीक है? स्ट्रोक एक डायरेक्शन में प्रॉपर जाना चाहिए। तो जब हम हैचिंग भी करेंगे ना तो उसी डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा स्ट्रोक जाएगा। वो चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं स्ट्रोक्स, और उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क करेंगे। तो अब मैं इसको स्क्विंट करके डार्क शेप देखूंगी, यानी कि सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू कहाँ पे है हमारी। तो जब मैं स्क्विंट कर रही हूँ ना तो मुझे ये वाला पार्ट, ये पूरा, ये हेयर पार्ट, ये सारा यहाँ पे डार्क दिख रहा है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा है ना, ये सारा। तो उसी को लेके हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग के लिए जैसे कि मैंने बताया कि मैं स्ट्रोक्स के डायरेक्शन को फॉलो करूंगी, और एकदम से हम डार्क नहीं कर देंगे कि ऐसे गड़ा के चला दिया, ऐसे नहीं। पहले हम थोड़ा एक मीडियम टोन देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये डार्क टोन है, बट हम बहुत लाइट भी टोन नहीं देंगे, लेकिन मीडियम आप टोन दे सकते हो। फिर उसमें एक और लेयर ऐड करके उसको आप इस तरीके से डार्क कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन जो है वो सेम रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ये सब ऐसे नहीं करिए, डायरेक्शन सेम रखिए, तभी वो फील आ पाएगा कि हाँ आपने सार्जेंट के वर्क की मास्टर कॉपी की है। क्या आप मतलब पहले आपने देखा था सार्जेंट के वर्क्स, या अभी मैं दिखा रही हूँ तो आपको पता चला उनके बारे में, या आप पहले से जानते थे? कौन कौन है जिसको इस सेशन में पता चला कि जॉन सिंह सार्जेंट मास्टर थे? आई थिंक सबको पता होगा, काफ़ी फेमस है। मेरा गला भी आज ही बैठना था, आवाज़ ही नहीं निकल रही। यहाँ पे भी ज़्यादा डार्क तो नहीं, थोड़ा लाइट टाइप का दिख रहा है मुझे। अभी इसमें बहुत कुछ होगा, तो अभी से मतलब जज मत करिएगा अपने स्केच को कि कैसा दिख रहा है, वैसा नहीं दिख रहा है जैसा पिक में है, सॉरी। तो अभी से जजमेंट मत करिए, बस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, और वैल्यूज को जज करते हुए बस चलिए कि कितना डार्क है कितना लाइट है, ठीक है? और सबसे पहले आप शेप्स को शेड कर सकते हो, ये जो भी मार्किंग दी है हमने। ये पूरा अभी डार्क होगा, ठीक है? और अभी मैं चैट्स नहीं देख पाऊंगी हाँ आपकी, क्योंकि अगर मैं चैट देखूंगी और ये करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी बस इसमें फोकस करते हुए मैं शेप को ही देख रही हूँ। शेप को देखते देखते वैल्यूज का भी ध्यान रखिए। अभी वैल्यूज खैर वो वाली नहीं आई है, ऑब्वियसली हम डार्क करेंगे, बट स्टिल
ये देखते हुए कि डार्क डार्क कहाँ पे है और शेप क्या है उसका, वो देखते हुए हम शेड करेंगे। और कोशिश करिए पहले आप लिमिटेड एरिया में शेड करो, फिर बाद धीरे धीरे उसको बड़ा करो शेप को। एकदम से अगर आप बड़ा सा या डार्क सा शेप बना दोगे ना, तो फिर उसको करेक्ट नहीं कर सकते आप। छोटे शेप को हम क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, बट बड़े शेप को छोटा वापस आप कैसे करोगे? फिर तो इरेजर चाहिए, और इरेजर हमें यूज़ करनी नहीं है। ठीक है, तो अभी जो पेंसिल की मेरी निब है ना, वो काफ़ी राउंड हो चुकी है, यानी कि सॉफ्ट हो गया है बहुत इसका टिप। तो सॉफ्ट शेडिंग हो रही है, जो कि अच्छा भी है, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हो ना, अगर हम जूम करके हम देखें तो इसकी जो एजेस हैं वो शार्प नहीं है। तो अच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा शार्प यूज़ ना करो इस स्टेज में, जब आप शेडिंग कर रहे हो थोड़ा सॉफ्ट शेडिंग रहे, सॉफ्ट स्ट्रोक्स आए तो बेटर होगा। इसमें बस यही सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सॉफ्टनेस, एजेस, वैल्यूज, शेप। ठीक है, लेयरिंग कैसे कर रहे हो आप, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मस्टैक को, क्योंकि मस्टैक मुझे शुरू से ही दिख रही है, पूरे पोर्ट्रेट में वही दिख रही है ज़्यादातर, तो मैं इसको हल्का सा एक शेड दूंगी, कहीं ना कहीं इसकी एक वैल्यू है, तो हम इसको एक शेड दे देंगे। और मतलब जब मैं करती हूँ ना इस टाइप की स्केचेस, तो मैं, ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें, मैं रूल फॉलो नहीं करती हूँ कोई, कि पहले पूरे शेडो ही मैं कवर करूँगी फिर मैं कोई और पार्ट में जाऊँगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दूसरे पार्ट में काम करते हैं तो हमारी आईज फ्रेश रहती हैं उस एरिया के लिए, तो बेटर हो जाता है उसमें वैल्यू ऐड कर पाना। तो मुझे जो भी फीचर लगता है कि ये कैरेक्टर को और उभार के लाएगा, या ये स्ट्रक्चर को और एक्सप्लेन कर पाएगा, उस पार्ट को मैं शेड करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक शेप बन रहा है, पहले एक नोज का शेप आया, अभी ये शायद अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमें वो सब नहीं सोचना है कि ये दिख कैसा रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी मिड वैल्यूज भी दिख रही है मैं उसको भी कवर कर रही हूँ, और कंपेयर करती जा रही हूँ कि ये वैल्यू इसकी इसके कंपैरिजन में कितनी डार्क है ये वैल्यू, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आप इस तरीके से पहले से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप जब प्रोसेस करते जाते हो ना, मतलब शेडिंग आप करते जाते हो, तो आप उसको कंपेयर करते जाते हो, तब ज़्यादा बेटर आप वैल्यूज़ दे सकते हो। और इट्स लाइक माई पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है मेरा, कि कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हम दे पाते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइक, अगर हम पहले से ही डिसाइड कर ले कि हाँ यहाँ मैं ये दूंगा, मतलब पहले से करना चाहिए, ये भी नहीं है कि आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन तो आपको करना ही है, बट कंपैरिजन भी करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप हर एक स्ट्रोक को कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन तो इसलिए आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि जो शेप है वो सही आ रहा है कि नहीं, और जो डार्कनेस है वो सही है कि नहीं। स्ट्रोक्स तो हम कॉपी नहीं कर सकते ऑब्वियसली, उसके डायरेक्शन को देख सकते हैं थोड़ा कि कैसा गया है डायरेक्शन। ठीक है, अब ये थोड़ा नोज का भी मुझे लग रहा है कि इसको कर देना चाहिए अभी शेड, तो इसको भी कर देते हैं। इसमें भी हमें एक शेप देखने को मिला, तो हमने उस शेप को लेके चले हमने और इसको शेड किया। इसको भी मैं अभी मिड वैल्यू ही दे रही हूँ, ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ, अभी डार्क करेंगे हम। ठीक है,
थोड़ा सा आई वाला पार्ट भी बना देंगे, और ये क्योंकि यहाँ पे वाइट नहीं है, शेड है, तो यहाँ पे भी मैंने शेड दिया। अब यहाँ पे एक स्ट्रोक दिख रहा है हमें, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मिड वैल्यू दूंगी। मिड वैल्यू मतलब पता होगा ना सभी को, जो ज़्यादा ना डार्क होती है ना ज़्यादा लाइट होती है, मिडल वाली, उसको कहते हैं मिड वैल्यू या मिड टोन। यहाँ पे भी मैं ये जो स्ट्रोक है इसको दे देती हूँ थोड़ा, ठीक है। अब मतलब मैं फ्लो के साथ जा रही हूँ, जहाँ पे मुझे फील हो रहा है मैं वहाँ काम करती जा रही हूँ। कुछ भी ना मैंने प्लान करके रखा है, प्री प्लानिंग कुछ नहीं है। आप चाहो तो वैसे कर भी सकते हो प्लान पहले से कि हाँ मैं इस एरिया में इस एरिया को कंप्लीट करूँगा, पहले करके देखिएगा आप लोग कैसे, जिसमें भी आपको ज़्यादा सही रिजल्ट मिले उस अप्रोच को आप फॉलो कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक डिफरेंट अप्रोच वर्क्स फॉर डिफरेंट पीपल समटाइम्स। जितना आपको सिंपल लग रहा है जिस भी अप्रोच में, आप उस अप्रोच में काम कर सकते हो। यहाँ पे भी एक शेप देखने को मिल रहा है। दो मिनट वेट करिएगा। ओके, ये थोड़ा ब्लर हो गया है क्या? सही है, अच्छा सॉफ्ट स्ट्रोक्स हैं। अब वो जो ईयर भी है वो भी हमारा ऑलमोस्ट यही वैल्यू है, क्योंकि हमें ज़्यादा वेरिएशन अभी ऐड नहीं करने हैं, तो हम इस पूरे को शेड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको शेड कर सकते हैं। यहाँ पे बस एक थोड़ी लाइन दे सकते हैं सेपरेशन दिखाने के लिए, एंड इसको हम शेड कर देंगे पूरा। काफ़ी सॉफ्ट शेडिंग हो रही है, आप देख सकते हो कि कोई भी हार्ड एजेस नहीं है। और आई थिंक सार्जेंट के वक्त में हार्ड एजेस आपको गिने चुने एरियाज में देखने को मिलती है, जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे जो हाईलाइट दिया है हमने, ये आई वाले पार्ट में थोड़ा दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट, ये वाले स्ट्रोक में। तो जहाँ पे आपको वैल्यू का ड्रास्टिक चेंज दिखता है वहाँ पे ज़्यादा शार्प एजेस होते हैं। जैसे ईयर वाले पार्ट में ड्रास्टिक चेंज हुआ है वैल्यू का। ड्रास्टिक चेंज मतलब अचानक से चेंज हो जाना, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रोक है, उसको मैंने दिया। यहाँ पे थोड़ी शैडो दिख रही है, वो दिए। फिर ये आईब्रो वाला पार्ट में मैं देखूंगी कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, तो ये वाले पार्ट को डार्क किया। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग द शेप्स, ठीक है। मैं कुछ सोच ही नहीं रही हूँ कि आई बना रही हूँ मैं, मेरे माइंड में बस ये है कि हाँ इसका शेप क्या है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ दिस स्ट्रोक, दिस वैल्यू एरिया। जिस भी वैल्यू का मैं शेडिंग दे रही हूँ उसका शेप क्या है, बस यही सोचना है आपको। ज़्यादा आप उसमें जाओगे कि क्या बना रहा हूँ मैं, आई बना रहा हूँ कि लिप्स, तो फिर गड़बड़ हो सकती है, भूल जाइए कि क्या बना रहे हो आप। सार्जेंट के वक्त में तो यही है। ये वाली लाइन मुझे थोड़ी डार्क सी दिख रही थी, तो मैंने स्मच कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आई के लिए थोड़ा सा बस डार्क लाइंस का यूज़ किया है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा नहीं है, कम ही है। 6 भी है इसलिए थोड़ा डार्क ही चल रही है ये, थोड़े से प्रेशर में। बोलती बहुत ज़्यादा हूँ ना। आई एम जस्ट ऐसे एक्सप्लेनिंग बाय द वे, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी तो कोई मतलब नहीं है डेमो का।
Again, I'm observing just the shapes. यहाँ पे कुछ स्ट्रोक दिखा मुझे, थोड़ा सा स्मच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये एक शेप मुझे कुछ दिख रहा है, ये यहाँ पे एक शेप है कुछ, shapes and values, दैट। यहाँ पे भी एक मिड वैल्यू है कुछ, थोड़े से गुस्से में लग रहे हैं अंकल, है ना। यार मेरी आवाज बैठ गई है अचानक से, पता नहीं क्यों, आई कांट स्पीक प्रॉपरली। और ये आज ही हुआ है, अभी पूरे दिन सब कुछ सही था। जब भी सेशन लो कुछ तो होना ही है डेफिनेटली। ये ईयर में भी जो स्ट्रोक है उसको मैं दे देती हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट काफी खाली खाली लग रहा है, अभी हमने कुछ किया नहीं है। तो सॉरी मैं अभी मैसेजेस भी नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि पूरा फोकस इसमें रेफरेंस में, लास्ट में मैं देखूंगी, ठीक है। या भी हम थोड़ा सा पॉज भी लेंगे बीच में, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम काम कर रहे हैं इस पोर्ट्रेट में, तो थोड़ा ब्रेक बीच में लेना अच्छा होता है, जस्ट टू गेट योर, मतलब आईज थोड़ी फ्रेश हो जाती हैं। थोड़ा सा बस ये हेयर पार्ट कर लें हम हल्का सा, टू गिव proper structure in this area. अब यहाँ पे जो एक स्ट्रोक है वो मैं हल्के से बस ड्रॉ कर लेती हूँ, कॉपी तो नहीं कर रही हूँ पूरा, जस्ट थोड़ा सा रैंडमली बना दिया। ऊपर ऊपर से मतलब आपको कुल मिला के ऑब्जर्व करना है कि ऊपर ऊपर से अगर मैं देखूँ तो क्या शेप है, ठीक है। थोड़ा वो डिफरेंट हो रहा है, चल जाएगा, स्केचिंग है, क्योंकि प्रॉपर स्टडी अगर आपको करनी है फिर तो फिर उसमें आप कर सकते हो चेंजेस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डार्क स्ट्रोक दिख रहा है, जो स्ट्रोक का डायरेक्शन है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है जैसा मुझे रेफरेंस में दिख रहा है, ठीक है। वो भी और बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग कि वो डायरेक्शन आ पाए, बस इतना ही है। ये बस कर लें, फिर थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ठीक है। थोड़ा मैसेजेस भी देख लूँगी। 1 आवर से ज़्यादा का ही हो गया सेशन, आई होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। अगर मतलब कुछ हो प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों को तो हम कल भी ले सकते हैं एक और सेशन, उसमें मैं एक और डेमो भी दे सकती हूँ आपको, बताइएगा मतलब जैसा भी हो, ठीक है। यहाँ पे भी एक शेप देखने को मिल रहा है हमें, ये वाइट एरिया का, इसको हम ऐसे रफली बस थोड़ा सा बना सकते हैं। अभी ये और डार्क होगा, जो डार्क वाली पार्ट है वो और डार्क होंगे, बट ये इतना ही है। मुझे आई वाले पार्ट में बहुत गड़बड़ लग रही है अभी, इसको सही करना पड़ेगा। वैल्यूज़ को ही है, वैल्यूज़ को ठीक करना है। और ये वाला पार्ट भी आई थिंक थोड़ा सा हमारा शेडो में जाएगा।
जब पूरा वो कंप्लीट होगा ना तब थोड़ा सा ऐसा फील आ पाएगा, ठीक है। और इसमें थोड़ी डार्कनेस भी ऐड होगी ना तब वो कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट तभी आएगा। यहाँ पे मुझे थोड़ी मिस्टेक दिख रही है अभी, और ये वाले एरिया में थोड़ा अलग दिख रहा है। ठीक है, थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं। बाप रे, इतना बड़ा मैसेज किसका है? मास्टर आर्टिस्ट की वर्क में मोस्ट थिंग व्हिच आई फील दैट आईब्रोज लाइक विंची। अच्छा, मैं थोड़ा स्टार्टिंग से देखती हूँ, कहाँ से नहीं देखा था मैंने। आईब्रोज को बहुत नाक के बराबर रखते थे और इसकी वैल्यूज को वो मर्ज कर देते थे। That's why I think it is difficult to copy these artistic works. मास्टर आर्टिस्ट के वर्क में द मोस्ट प्रॉब्लम, अच्छा वही है। वेदेश, आप बार बार एक ही मैसेज मत भेजिए, मतलब एक ही बार आप भेजोगे तो तभी मैं पढ़ ही लूंगी, ठीक है। अभी वो मैं काम कर रही थी ना इसलिए नहीं पढ़ पाई थी, ठीक है। आप कह रहे हो कि आईब्रो जो वाला पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आपको सिर्फ दो चीज़ की जरूरत है। एक है आपका ड्राइंग स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा है वैल्यूज। दो चीज़ में आपको मैक्सिमम फोकस देना है। वो कर लिया ना, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं लगने वाली। ठीक है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ ये चीज़ कि फिर नहीं करेगा कुछ भी डिफिकल्ट, कि यही इसी के अंदर सब कुछ आएगा। इसको जितना आप कर लो स्ट्रांग उतना अच्छा है, ठीक है। सर जान से सुना था वर्क आज देखा है, अच्छा ओके ओके, थैंक यू डिम्पी। हाँ ये तो अच्छा, आवाज़ अच्छी है, आज तो आवाज़ बैठी है मेरी, अब क्या ही अच्छी है। चलो प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ये टाइम बढ़ता जा रहा है, सेशन था 1 घंटे का। अच्छा, आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है टाइमिंग से? जैसे अभी अगर कुछ काम हो आप लोग को तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, या अभी थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा भी मैक्सिमम लोग बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगी। तो बता दीजिए क्या करना है, कंटिन्यू करना है अभी कि कल करें सेशन एक और इसी टाइमिंग में? आई एम रेडी, इसी को कंप्लीट करेंगे हम। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करना है तो सी लिखिएगा फास्ट, सभी लोग बताइए ताकि मैं डिसीजन ले सकूँ। और लोग, सब लोग, 4 लोग का बस आया, फास्ट कम ऑन। बाकी लोग ने म्यूट किया है क्या मेरी आवाज़ को? करिए करिए, रिप्लाई फास्ट फास्ट फास्ट। और भी लोग बचे हैं अभी, 16 है टोटल। चलो ठीक है, मतलब मोस्ट तो आ गया आप लोग का कंटिन्यू का। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक हाफ एन आवर और लगेगा या उससे भी कम लग सकता है। ये वाले वर्क्स में ना यही प्रॉब्लम है कि टाइमिंग बता नहीं सकते हम कितनी लगने वाली है ना, क्योंकि सब चीज़ें एक्सप्लेन भी करना है और ये थोड़ा सा डिटेलिंग में भी आ जाता है कहीं ना कहीं, तो टाइम इसलिए लग जाता है ज़्यादा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको फिनिश करते हैं। ईयर वाले पार्ट में ये जो डार्क वैल्यू दिख रही है इसको मैं देखती हूँ। अगेन द सेम थिंग, ऑब्जर्विंग द शेप्स एंड वैल्यू। ओके, अगर अच्छा नहीं बन रहा हो तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ट्राई करने से कभी डरना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा ज़रूर है कि हमें सिंपल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, डायरेक्ट पोर्ट्रेट में नहीं जाना चाहिए, बट अगर आपका बहुत मन करता है ट्राई कर सकते हो आप। ट्राई करने में कोई आपको मारेगा नहीं। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो दिखाओ भी नहीं आप किसी को। मतलब मैं तो काफ़ी स्केचेस करती रहती हूँ जो मैं पोस्ट नहीं करती हूँ, एंड आई डू इट ओनली फॉर माई सेल्फ। जो एक पर्सनल स्टडीज़ होती हैं वो मैं करती रहती हूँ, और आई डोंट पोस्ट दैम बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा क्रिटिक्स लो या हमेशा आप हर चीज़ पोस्ट करो। थोड़ा बहुत आप मज़े के लिए भी कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जो मीडियम आपको इंटरेस्टिंग लगता है, इससे होता है कि लॉन्ग टर्म तक आप आर्ट की फील्ड में सर्वाइव कर पाओगे। मतलब फिर आप
बर्नआउट नहीं होगे। अदरवाइज क्या होता है ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा सीरियस वर्क किए जा रहे हैं, बस सीरियस वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब कुछ टाइम तक तो हम कर सकते हैं कि हमने डिटर्मिनेशन कर लिया है, तब तो हो जाएगा। बट एक टाइम के बाद कहीं ना आपको फील होने लगेगा कि यार मज़ा नहीं आ रही है। एंड जब ऐसा फील होने लगता है तब आप कहीं ना कहीं कर सकते हो ट्राई। उसको पोस्ट वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारा क्या होता है ना आजकल की, हर चीज़ हम पोस्ट करने के चक्कर में रहते हैं, और कभी कभी पोस्ट करने के चक्कर में रहने के कारण ही वर्क्स बिगड़ते भी हैं। इतना भी नहीं करना है। मतलब कोई भी चीज़ की ना एक्सेस बस सही नहीं रहती है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। ना ही बहुत ज़्यादा सीरियसनेस, लाइक आई फील दैट पर्सनली कि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस भी नहीं और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि फिर मज़े 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 में ही सब हो रहा है। बैलेंस होना इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ हो, बैलेंस करते हुए आप चलोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप इंजॉय भी कर लोगे अपनी जर्नी, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपका वर्क भी इम्प्रूव होता रहेगा, और लॉन्ग टर्म तक आप टिक पाओगे। ये बाल छोटे थे, यहाँ से मैंने बड़ा कर दी, ज़्यादा घने बना दिए अंकल के बाल। चलो ठीक है, हेयर्स वाला चलता है। अब मैं थोड़ा सा उसको डार्क भी करती जाती हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ फील हो रहा है कि डार्क है, वहाँ वहाँ हम डार्क करते जाते हैं, क्योंकि फिर उसी से थोड़ा लुक आएगा उसका। एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर भी यूज़ मत करिएगा, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी डार्क पेंसिल ले लेती हूँ, 10B भी लेते हैं। यहाँ पे जो हाईलाइट है ना आई का, वो बस हम नहीं दे पाएंगे स्केच में, क्योंकि वो बहुत छोटा सा है, और जो मेरी निब थी पेंसिल की वो काफ़ी मोटी थी, तो उससे तो हो नहीं पाएगा। और मैं कोई और ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं करना चाहती इस स्केच में। आप चाहो तो कर सकते हो जेल पेन वगैरह जो होता है हाईलाइट के लिए, बट ज़रूरी नहीं है मतलब कि हम हर डिटेल को कैप्चर करें। ये बस एक स्टडी की तरह आप कर सकते हो कि किस तरीके से सार्जेंट वर्क करते थे, उन्होंने मतलब बिग बिग शेप्स में कैसे वैल्यूज को डिवाइड किया है। वो है मेन चीज़ कि वो आप स्टडी करो, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम ले सकें। डीएम की प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप सभी की? बढ़िया। अभी तो जो पुराने मेंबर्स हैं उनके वर्क दिख नहीं रहे हैं ज़्यादा ग्रुप में, न्यू मेंबर्स के वर्क दिख रहे हैं बस। सब गायब हो गए हैं लग रहा है, कुछ कुछ के बस दिखते हैं। यहाँ पे भी मुझे थोड़ा डार्क दिख रहा है। तो एक्चुअली मैं तो डीएमआई में हूँ, तो मेरा उसके अकॉर्डिंग चैप्टर चल रहा है, ख़त्म ही होने वाला है हमारा डीएमआई। चारकोल चैप्टर नहीं, टोन पेपर चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिड वैल्यू दे रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये हाईलाइट्स हैं, तो हाईलाइट्स तभी आएंगे जब हम यहाँ पे एक वैल्यू देंगे। बिना वैल्यू के हाईलाइट आएगा कहाँ से, क्योंकि हम इरेजर तो यूज़ करेंगे नहीं, एज आई सेड हम सिर्फ पेंसिल का यूज़ करके ही करेंगे सब कुछ। पेंसिल में कितनी ताकत है वो हम दिखाएंगे।
इसको थोड़ा सा मैं और डार्क करूँगी। जब मैं नॉर्मली करती हूँ ये वाली स्केचिंग तो इतना टाइम नहीं लगता जिसमें जिस इतना लग रहा है ना इसमें। आई थिंक क्योंकि मैं बोलती भी जा रही हूँ, एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ साथ में, और मुझे अलग एंगल से दिख रहा है पूरी चीज़, मैं स्ट्रेट एंगल से नहीं देख पा रही हूँ। दैट्स वाई इट्स टेकिंग मी मोर टाइम, अदरवाइज थोड़ा ये जल्दी कंप्लीट हो ही जाता है। 15-20 मिनट में हो जाता है। अभी तो पता नहीं कितने घंटे लग गए अपन को। यहाँ पे भी थोड़ा सा वैल्यू है हमारी। अब वाली पेंसिल यूज़ करनी पड़ेगी। ये 10B से तो नहीं होगा। आई थिंक 6B तक सही है आर्ट लाइन की अगर यूज़ करती, क्योंकि आर्ट लाइन का इतना डार्क रहता है ना, इसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती 10B वगैरह की। और जो स्केचेस मैंने भेजे भी थे वो भी मैंने जहाँ तक 6B से ही बनाए थे। थोड़ा मैं कम बोलूँगी, ठीक है, तभी ये स्केच कंप्लीट हो पाएगा। थोड़ा इस पर फोकस करते हैं हम। ये बहुत रफली ही कर रहे हैं हम सारा, कि इसमें कुछ ऐसी फिनिशिंग वाली बात है नहीं कि मैं हर एक स्ट्रोक को जो गैप बच गया उसको भी फिलअप करने बैठूं, वो सब नहीं है। कोशिश बस इतनी है कि जो वैल्यू है वो सही सही आ सके, बस क्लोज इनफ। और कहीं ना कहीं हमारा कैरेक्टर आने लगा है, आई थिंक सो। क्या लगता है आप सभी को? थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया है ना? आ तो रहा है। इससे पहले आप हैचिंग की वाली प्रैक्टिस कर सकते हो कि डार्क से लाइट चलाना, ये होता है ना, ये ज़रूर करिएगा। ये आई थिंक मैं बताना भूल गई। ये मतलब डार्क से लाइट थोड़ा मैं क्विकली बता रही हूँ, बट आप लोग थोड़ा अच्छे से कर सकते हो इसको ऐसे, बिना गैप छोड़े कंटिन्यूसली आप कैसे ट्रांजिशन कर रहे हो वैसे वैसे। ये बहुत हेल्प करेगा आपका कंट्रोल करने में प्रेशर को, और अगर प्रेशर आप सही से कंट्रोल कर पाओगे तभी आप स्केच भी कर पाओगे इस टाइप के वर्क्स को, क्योंकि इसमें एक ही पेंसिल से आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देते जाना है, और थोड़ा फास्ट ही हम काम करते हैं इसमें। जहाँ जहाँ बस हाईलाइट दिख रहा है ना उस पार्ट को बस छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे शेडिंग मत दीजिएगा, क्योंकि हम पेपर से वाइट नहीं जा सकते। तो वाइट एरिया आपको पहले से सोच के रखना है कि ये वाइट एरिया है, यहाँ पे मेरे को शेड नहीं करना है। वो चीज़ बस आपको पहले से सोचनी पड़ेगी। ठीक है, ये यहाँ वाला जो शेप है इसको देखना है थोड़ा।
यहाँ पता तूफान आ रहा है, ऐसा लग रहा है बाहर। छोटा वाला मतलब। बस लाइट ना जाए। आई होप सो। स्प्रे। वैसे बैकअप है थोड़ा लाइट का, बट स्टिल नहीं जाएगी तो अच्छा होगा। थोड़ी सी आई, मेरे को लग रहा है ऊपर हो गई पूरी। इसको थोड़ा एडजस्ट करने के लिए ये वाले एरिया को डार्क करना पड़ेगा और थोड़ा सा ऊपर ऐसे करना पड़ेगा। अब थोड़ा बेटर लग रहा है। कुछ कुछ चेंजेस लग रहे हैं वैसे एंगल में। ये लाइट ना जाए। कि जहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट्स लग रहे हैं उस हिसाब से हम बस ऐड करते जा रहे हैं। पूरे स्केच में बस हमने हैचिंग ही की है। कहीं कहीं पे जहाँ पे मुझे थोड़ा सॉफ्ट लुक चाहिए वहाँ पे बस मैं हल्का सा अपना फिंगर से टच कर दूंगी बस, जिससे थोड़ा सा जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क होगा ये पूरा एरिया हमारा। रिजेम्बलेंस आ तो गई है लेकिन चेंजेस हैं ऑब्वियसली। अगर हम थोड़ा सा और टाइम देते जो हमारा ड्राइंग वाला पार्ट है तो और बेटर हो सकता है ये। ठीक है, जिसमें भी मतलब आपको मिस्टेक दिख रही है उसको बस आप थोड़ा और टाइम दीजिए। यही है बेसिक चीज़। और तो ऐसा कुछ मैजिकल टिप नहीं होती है, बस यही सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रोक्स देते हैं। थोड़ा सा पॉज लेके ऑब्जर्व करके देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा लाइट लग रहा था तो मैंने इसको डार्क किया।
इसमें हम चाहें तो डिटेल्स मतलब देते जा सकते हैं, ऐसा कुछ पॉइंट रहता तो नहीं है जहाँ पे हम रुकें, क्योंकि हम चाहें तो इस पे और करेक्शंस कर सकते हैं, बट जहाँ पे आपको लग रहा है कि फील आ चुका है वहाँ पे हम आई थिंक स्टॉप हो सकते हैं, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर हम वर्क कर देना तो भी चांसेस होते हैं कि वो बिगड़ जाएगा थोड़ा सा। आई थिंक अब हम ड्रेस पे काम कर सकते हैं, इसके ड्रेस के पार्ट में भी। यहाँ पे भी थोड़ा डार्क ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, कि ये दिख ही रहा है कि काफ़ी डार्क है, तो हम इसको बस ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ ही रखती हूँ। जब वो एंड होता रहता है ना हमारा पोर्ट्रेट नीचे से, तो उसको थोड़ा सा ऐसे रफली बस करके, ज़्यादा कुछ ना करके कर देते हैं ना, तो वो थोड़ा अच्छा सा इफेक्ट देता है। जैसे इसको मैंने सिर्फ ये कर दिया, ठीक है, देखा बढ़िया सा इफेक्ट आया ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये लूजनेस में बहुत मज़ा बहुत आती है, मतलब इस टाइप के स्केचेस में ज़्यादा, क्योंकि डिटेलिंग कुछ है नहीं, इस वैल्यूज़ का खेल है, स्ट्रोक्स का खेल है। तो इसको थोड़ा आप मज़े मज़े में करिए। थोड़ा सा ये जो है हल्का सा बैकग्राउंड हम दे सकते हैं। वही सेम चीज़ है, थोड़ा सा बस वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करते हुए। मैं थोड़ा सा पेंसिल को दूर से पकड़ के बस ये लंबे लंबे स्ट्रोक्स दे दिए। थोड़ा सा फिंगर से बस हल्का सा कर दिया। हो गया। मतलब रफ स्ट्रोक्स में भी काफ़ी रियलिस्टिक इफेक्ट्स आ जाता है बिकॉज ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट शेप्स का यूज़ करके विदाउट डिटेलिंग, विदाउट ब्लेंडिंग इतना अच्छा लुक आ जाता है, वो सिर्फ वैल्यूज़ की वजह से हो पाता है। वैल्यूज़ तो वैल्यूज़ को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए अगर आप आर्टिस्ट हो तो। थोड़ा सा यहाँ बस ये डार्क है हल्का सा। आई थिंक इट्स गुड। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी इसमें वरना ये ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, मैसेजेस देख लेते हैं। कोई डाउट है पूछ लीजिए। हम सभी दिखाएं क्या कैसा बना है। हाँ हाँ बिल्कुल, 2 मिनट। हाँ अभी सब लोग दिखाइएगा तो स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके दिखाइए, सभी अपना वर्क्स दिखाइए, जैसा भी बनाओ, हाफ बनाओ उतना भी चलेगा, जो भी प्रैक्टिस वर्क है जल्दी जल्दी दिखा दीजिए। ओके, फिर हम एंड करेंगे सेशन को 15 मिनट में डाउट्स वगैरह लेके। कम ऑन ओपन योर कैमरास गाइस। क्या हो गया, लाइट गोल है क्या सबकी, यहाँ की? ओपन करिए कैमरास। ओपन है क्या, मुझे दिख नहीं रहे हैं, ऐसा है क्या? आई कांट सी एवरी टाइम। विदिश एफबी वाली चीज़ें आप या तो मुझे पर्सनली सेंड कर दिया करिए
या तो हम ग्रुप में ही देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब सेपरेट चीज़ें हैं, डीएम सेपरेट है, सेशन सेपरेट है, तो सारे डाउट्स मिक्स मत करिए आप वहाँ पूछ लीजिएगा या तो मुझे पर्सनली आप कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी है डाउट। अभी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो आप बता सकते हो। यार कैमरा क्यों नहीं खोल रहे हो आप लोग, खोलिए जल्दी। कुछ दिक्कत है, कैमरा नहीं खोल पाएंगे? सबके कैमरे में आप देखें। कौन है? हेलो, अंधेरा है अंधेरा है? किसी या सबके यहाँ अंधेरा है क्या? अभी कुछ लाइट लोगों ने नहीं। शेयर किया है। ओके, आई थिंक मेरी साइड कुछ प्रॉब्लम है तो मैं देख नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, आप सभी ग्रुप में सारा अपना वर्क, तो मैं वहाँ देख लूँगी। और जो डाउट्स अगर अभी आप पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो, अदरवाइज हम ग्रुप में भी मिलेंगे और जो आपके वर्क्स होंगे उसके ऊपर हम क्रिटिक सेशन कर लेंगे, ठीक है। कल इतने ही बचा रहेगा क्रिटिक सेशन में, तो आपके वर्क्स में मैं आपको पर्सनल फीडबैक दूंगी, भी जो डाउट हो वो आप पूछ सकते हो, इसमें ही बता दीजिए डाउट्स वगैरह, ओके। आपने स्ट्रेटजी सेसेस बनाना कहाँ से सीखा? सीखा तो कहीं से नहीं, ये मतलब स्केचेस में पहले से करती आ रही थी, तो मैंने बस साजन का वर्क देखा तो मुझे लगा कि चलो स्केच करके देखते हैं, और स्केच किया तो ये स्टाइल टाइप का क्रिएट हो गया अपने आप। मतलब मैंने नहीं देखा सच में कुछ भी, इसका ट्यूटोरियल वगैरह भी नहीं देखा, मुझे जैसा फील हो बस मैं वैसे भी कि वर्कशॉप होनी चाहिए इसके ऊपर। यही होता है, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाते, स्ट्रॉन्ग तो नहीं, खैर अभी भी काफी काम करना है मुझे, बट थोड़ा जितना अच्छे लेवल पे आ जाते हैं तो आपकी स्टाइल डेवलप होने लगती है कहीं ना कहीं, आई थिंक। आपको बस करते जाना एक्सपेरिमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम योर वर्क, जस्ट एंजॉय व्हाट यू। मेरा तो नहीं आ रहा, चैप्टर आ रही है, कोई डाउट नहीं है सभी का, क्लियर? राइट, सी इफ एवरीथिंग इज क्लियर। एंड सेशन कैसा लगा ये भी बताइए, और आगे आप कुछ सेशंस चाहते हो इसी टाइप्स के तो भी आप सजेस्ट कर सकते हो मुझे। अनुकांक्षा, आई थिंक आपका माइक ऑन है। ओके सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। मेरा नेट स्लो है क्या? आई कांट रिसीव एनी मैसेजेस। क्लियर है सब? राइट, सी इफ एवरीथिंग इज क्लियर। कम ऑन फास्ट एवरीवन, जितने भी मेंबर्स हैं जल्दी जल्दी कर दीजिए ताकि सभी अपने काम कर सकें। कहाँ भूख भूख लगाई होगी सबको। ओके, सबका क्लियर है? मजा आई ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मजा तो आनी चाहिए, कुछ भी आप अगर आर्ट से रिलेटेड कर रहे हो तो मजा आना इम्पोर्टेंट है, एंजॉय करना देखिए इम्पोर्टेंट मैम। है। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही बताइए। है? हाँ आ सेशन रही है, बहुत बताइए। अच्छा था इवेंट। मजा आई? हाँ, बहुत मजा आया। पहली बार किया पोर्ट्रेट? हाँ, इस तरह से तो फर्स्ट टाइम करा, वो भी अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि लाइट नहीं है ना, तो ऐसे अच्छा ही कोई देख ही बात रहे थे। नहीं जी, कोई बात नहीं, बट आपने ट्राई ऐसे किया, बहुत ये अच्छा बात है, लगा। अच्छी बात है, आपने ट्राई किया, ज्वाइन किया, क्योंकि काफी लोग तो ज्वाइन ही नहीं करते है ना, और ज्वाइन बस करते हैं तो ऐसे फिर ट्राई। ऐसा नहीं देखा। जी क्या? का तो कह रही हूँ, स्टिल लाइफ का तो सिंपलीफाई करते हैं, पर अभी कभी प्रोजेक्ट का ऐसे ट्राई नहीं करा था। अच्छा बढ़िया है, फिर अच्छी और बात है। आपकी लाइन्स इतनी शार्प है, बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। अच्छा लगा मुझे कि और आप आप, एंजॉय कर रहे हैं सेशन। हाँ, आपने इतना अच्छे से सारे पॉइंट्स को कवर किया, सच में मजा आ गया। चलिए बढ़िया है, ये इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। ठीक है, तो अपने वर्क जरूर शेयर करिएगा, ओके। आप अगली बार फेवरेट सब्जेक्ट पे एक वर्कशॉप, क्या है आपका फेवरेट सब्जेक्ट? विदेश। क्या करें हम, बेचारे अपने समझाया, क्लियर क्लियर किया। ओके नीलेश, अच्छी बात है, पहली बार किया है, मजा आई होगी, न्यू न्यू करने में मजा आती है।
आगे चारकोल वाला सेशन करिए या ना करिए, ये भी बता दीजिए। वैसे मैं वोट वाला भी डाल दूंगी ग्रुप में, तो चारकोल वाला फिर नेक्स्ट कभी प्लान करते हैं फ्यूचर में थोड़ा, ठीक है? चारकोल का भी करेंगे। चलो ठीक है, फिर जाएं हम। मज़ा आई, बढ़िया रहा सेशन। स्क्रीनशॉट तो अच्छा हाँ, खैर मैं शेयर कर दूंगी ये पिक्चर, ठीक है? तो आपको अगर कंप्लीट करना हो ये पूरा, रेफरेंस भी मैं शेयर कर दूंगी। और हम इसके बाद 30 डेज स्केचिंग चैलेंज करेंगे पोर्ट्रेट का। तो कितने लोग रेडी हैं? रिप्लाई फास्ट। ज़्यादा लोग रेडी होंगे तभी करेंगे, वरना क्या मतलब 2-3 लोग में मज़ा नहीं आएगी। थोड़ा पर अभी तो ज़्यादा लोग का रेडी होना कर जरूरी रहे है। हैं तो इसका हो जाएगा। क्या क्या? अभी तो स्टिल लाइफ का कर रहे हैं, उसमें ही प्रॉब्लम आ रही है। मतलब पूरे दिन में आपको 1 घंटे नहीं करना है, थोड़ा बहुत आप कर अच्छा, सकते इसको हो अगर ट्राई कर करना हो सकते तो। हैं, हाँ करेंगे। टाइम हो अगर तो, मतलब मैं कुछ ऐसे प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, आप नहीं अपने ऐसा तो अकॉर्डिंग नहीं है, देखिए। एकदम टाइम नहीं मिलता, हो जाएगा। हाँ, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि क्राइटेरिया जो मैंने बताए थे, शायद आपने मिस कर दिए। क्राइटेरिया क्या क्या थे कि गुड कंट्रोल होना चाहिए प्रोपोर्शंस में, स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस बहुत सारी करनी चाहिए, वैल्यूज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फैमिलियर विद हैचिंग। ये चारों क्राइटेरिया आप जब पूरा कर लोगे तब आप थोड़ा सा फोकस कर पोर्ट्रेट में, ठीक है? अभी आप सिर्फ ट्राई के लिए कर लीजिएगा, और अगर बहुत मिस्टेक हो रही होगी तो थोड़ा सा आप ब्रेक ले सकते हो, स्टिल लाइफ ही कर सकते हो, ठीक है? मेरी प्रपोर्शन में बहुत मिस्टेक होती है हाँ, तो आप स्टिल लाइफ में करिए फोकस। थोड़ा ट्राई करने के लिए कर सकते हो आप, ठीक है? ट्राई करने में कुछ नहीं है, ट्राई करिए। पोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ग्रुप में आप कर दीजिएगा पोस्ट, लेकिन हर जगह पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर ज़्यादा मिस्टेक हो रही है तो। भूख लगी ना, जाओ उधर खाना। ठीक है, इस तरीके से। ओके। अगली बार हम लोग फिगर्स पर एक प्यारा सा वर्कशॉप करें क्या? फिगर्स 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 अभी आई थिंक सही नहीं होगा सब्जेक्ट। मीडियम्स हम दूसरे ले सकते हैं, जैसे कि चारकोल मैं सोच रही थी। चारकोल में भी काफ़ी मज़ा आता है, और वो इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना लगता है। सेम चीज़ें होती हैं क्योंकि, और उसमें ही हम स्टिल लाइफ वगैरह सोच रही हूँ मैं। स्टिल लाइफ हो गया, लाइफ स्केचिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है? देखते हैं, अभी प्लान प्लान मैं कर रही हूँ, फिर जैसे ही फाइनल होता है मैं आप सभी को इन्फॉर्म करती हूँ। ओके ओके, सो लेट्स एंड दिस सेशन नाउ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। टेक केयर एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।